बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। क्या हाल है सबके? रोज़े कैसे जा रहे हैं? हम नावल पढ़ रहे थे कमरोश शह का तेरे प्यार की खुशबू। इसके हमने 2 पार्ट मुकम्मल कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका तीसरा पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तेरे प्यार की खुशबू बाय कमरोश शह। छोटी बीबी, मैं अभी आती हूँ। वो झट से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। वानिया बगैर कोई नोटिस दिए अपने साहब का काम में लग गई। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लगता है मार्केट ही जाना पड़ेगा। इसने कुछ और कपड़े निकाल कर बेड पर रखे ताकि नूरी को दे दे। फिर बैसाखी के सहारे नूरी को देखने बाहर आई तो वो वहीं दरवाजे के पास खड़ी किसी से धीरे धीरे मोबाइल पर बात कर रही थी। नूरी, उससे पुकारा उसकी अचानक आवाज़ पर नूरी इतनी बुरी तरह डरी कि शायद ही कभी जिंदगी में डरी होगी, और उस डर के सबब मोबाइल भी उसके हाथ से गिरकर वानी के कदमों की सलामी देने लगा। वानी ने बहुत अचंभे से उसे देखा था। क्या बात है, तुम इस कदर परेशान क्यों हो गई और फ़ोन पर किससे बात कर रही थी? वो छोटी बीबी, आप यूँ अचानक आ गई थी ना, तो इसलिए मैं डर गई थी। चेहरे पर से पसीना साफ किया और दूसरी बात का जवाब कौन कौन सी बात बमुश्किल हकलाते हुए थूक निकला। आज लगता है उसका आखिरी दिन था। फ़ोन किसका था? नूरी ज़रा सख्ती से पूछा। जाने क्यों वो अपने शक को झटक ही नहीं पा रही थी। मेरे मियाँ का था जी। तो अपने मियाँ से तुम वहाँ कमरे में भी बात कर सकती थी, यहाँ क्यों आई? वानिया की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। वो उससे आज सब कुछ उगलवाना चाहती थी। काफ़ी दिनों से नोट कर रही थी, हर चंद घंटे बाद किसी का फ़ोन आता और वो पहले वानिया को देखती, फिर जाने किस कोने में जाकर बात करती। काफ़ी दिनों से ये ड्रामा देख रही थी, मगर आज रंगे हाथों पकड़ी गई थी। करती बात छोटी बीवी, मगर क्या करूँ मियाँ, मेरा मियाँ बहुत जंगली उजड़ है। वो बहुत चीख चीख कर गंदी गंदी गालियाँ देता है, मुझसे बात बहुत बदतमीजी से करता है। वो सब अगर अगर आप सुन लेती तो मुझे बहुत दुख होगा। और आप तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, उस तरह की बातें कहाँ बर्दाश्त कर पाएंगी, इसलिए मैं बाहर चली जाती हूँ। सेकंड में कहानी घड़ी थी, आंखों में आंसू लिए वानी को देख रही थी और जिस तरह जिस अंदाज में अपनी राम कहानी सुनाई थी, वानी ने यकीन भी कर लिया था, बल्कि बहुत दुख के साथ अफसोस भी कर रही थी। चलो छोड़ो, चुप कर जाओ। वैसे बहुत नाइंसाफ़ी की तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ, इतनी छोटी सी उम्र में इतने जाहिल आदमी से शादी करके। मुझे तो हैरत है, तुम इतना सब कुछ क्यों बर्दाश्त कर रही हो? छोड़ क्यों नहीं देती हो? वो आराम से आगे बढ़ी और नूरी के बहते आंसू साफ किए। नहीं बीबी, हमारे यहाँ ये नहीं होता। हमें हर हाल में ये रिश्ता निभाना पड़ता है। उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े मोबाइल पर पड़ी तो बहुत कुछ याद आ गई। छोटी बीबी, आपको कोई काम था मुझसे? उसने अपने दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखें साफ की। हाँ देखो, मैं बिल्कुल भूल गई। ऐसा है कि तुम वो सारे कपड़े ले लो जो मेरे बेड पर पड़े हैं। मैंने कुछ और भी निकाल दिए हैं। उसके बाद मेरे साथ मार्केट चलो। जी बेहतर छोटी बीबी, और अब मत रोना। वानी ने मुस्कुराते उसका गाल थपथपाया। बैसाखी संभाले वहां से वापस अपने कमरे में आ गई। वानी के जाने के बाद नूरी ने मोबाइल देखा। मोबाइल उठाया, वहां स्क्रीन पर अभी भी वो मौजूद था। लाइन कट नहीं की थी, बल्कि उनके माँ बहन होने वाली सारी गुफ्तगू उसने सुन ली थी। नूरी ने मोबाइल कान से लगाकर कुछ बताकर बंद कर दिया। ड्राइवर दोनों को शॉपिंग मॉल के करीब छोड़कर पार्किंग लॉट की सिमत बढ़ गया। बीबी जी, ये वाली ले लीजिए। नूरी ने पर्पल कलर का कॉटन का कढ़ाई का फैंसी सूट दिखाया, जो डमी पर लटका बहुत खूबसूरत और काफ़ी महंगा भी लग रहा था। वानी ने देखा तो उसे बहुत भारी काम का लगा था। नहीं नूरी, ये तो बहुत ही भारी काम का है और बहुत डार्क कलर भी है। उसने एक नज़र देखा और आगे बढ़ गई। नूरी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने पीछे देखा जहाँ कोई नहीं था। वानिया आगे बढ़ती जा रही थी। उसने पीछे पलट के नहीं देखा कि नूरी आ भी रही है या नहीं। वो वानिया पर एक आखिरी निगाह डालती आहिस्ता आहिस्ता पीछे खिसकती चली गई। वानी शीशे के पार इस डमी के आगे रुक गई। एक डमी पर डार्क शॉकिंग पिंक कलर था, जिसके दुपट्टे पर चारों तरफ एप्लिक के साथ कढ़ाई की गई थी, जबकि गले के साथ सिर्फ दामन पर कढ़ाई की गई थी, मगर वो भी उसे इस कदर हैवी लग रहा था और कलर भी बहुत डार्क था। वो इतनी मुनहमिक थी कि महसूस ही ना कर सकी कि किसी के मजबूत आहनी बाजों का हिसार उसके इर्द गिर्द बांध दिया गया। आफरीदी ने अपना चेहरा उसके नाजुक कंधे पर टिका दिया था। मुझे ये कलर बहुत पसंद है, तुम पार्टी में यही कलर पहन कर जाओगी। गंभीर आवाज उसकी कानों में गूंजती सही मानों में सरता पैरों से सुलगा गई। वो बुरी तरह उसकी मजबूत गिरफ्त से निकलने की मजामत कर रही थी, मगर नाकाम, क्योंकि मुकाबिल की गिरफ्त किसी चट्टान की तरह ताकतवर थी। क्या बेहूदगी है? कोई मैनर्स है तुम में या नहीं? वो भरपूर कोशिश कर रही थी इस बंद को तोड़ने की। देखो, छोड़ दो मुझे, वरना मैं शोर मचा के सबको इकट्ठा कर लूंगी। अच्छा तो फिर बेगम साहिबा, आप शोर मचा के किसको बुलाएंगी? क्योंकि इस वक्त इस मॉल में मेरे और तुम्हारे अलावा तो कोई नहीं है। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। आफरीदी ने उसका रुख अपनी सिमत किया, जहाँ किसी मौत का सा साया लहरा रहा था। जानती हो, जब तुम इस तरह देखती हो तो मेरे दिल को किस कदर तस्कीन मिलती है। ठंडी मीठी सी फवार पड़ती है मेरे दिल पे। मेरी रूह को सुकून और राहत मिलती है, क्योंकि मुझे तुम्हारे पाप का ज़रा सा भी सुकून बर्दाश्त नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों बाप बेटी तड़पो, पल पल जी के मरो और मर के जियो। कभी कभी तो सोचता हूँ कि तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म का रेशा रेशा बिखेर दूँ, तुम्हें इतनी अजियतनाक मौत दूँ कि तुम्हारा बाप कभी ज़िंदगी ना मांगे, ना इस दुनिया में, ना मरने के बाद। आफरीदी ने बहुत बेबाकी से उसको ऊपर से नीचे तक देखा था। उसकी उस कदर खौफनाक बात पर वो डर कर खौफ से पीछे हटी के पीछे खड़ी
शीशे की दीवार से जा लगी। खौफ और हरास उसके चेहरे से ही नहीं, उसके रोए रोए से टपक रहा था। आंखें पथरा के उसे देख रही थी। अरे तुम तो अभी से डर गई। डरो मत मेरी जान, मैं तुम्हें अभी इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। वो हौले से उसके बेहद नज़दीक आया था और अपनी दोनों हथेलियां उसके आसपास शीशे पर यूं टिका दी कि उसके जाने का रास्ता बंद होकर रह गया। अभी तो सिर्फ तुम्हारे दिलो दिमाग ने मेरे होने का एहसास किया है, वो भी डरो खौफ का। तुम्हारे वजूद, तुम्हारी रग रग को भी अपने वजूद का एहसास दिलाना ज़रूरी है, ताकि तुम जब जब सांस लो, जब जब तुम्हारा दिल धड़के, इसमें सिर्फ मेरा ही डर और खौफ का एहसास जागे। अभी तो सिर्फ तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है, मगर मेरी नफरत की चिंगारी से तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारे वजूद को रूह समेत खाकस्तर करना बाकी है। उसकी गर्म सांसों के थपेड़े से उसका पूरा चेहरा झुलस गया था। सांस बाकी थी। आफरीदी ने बगौर उसका चेहरा देखा और अपनी एक शहादत की उंगली उसकी ठोड़ी पर रखी और उसका चेहरा ऊपर उठाया था। इस तरह काम नहीं चलेगा। मैं इन नैन कटोरों का डर देखना चाहता हूँ, जिंदगी की भीख मांगता देखना चाहता हूँ। लेकिन खैर, ये तो अभी शुरुआत है। फिलहाल तो तुम जिस काम के लिए आई हो वो करो। आफरीदी ने उसके समंदर से भरे नैन कटोरे देकर वहां से हट गया। शीशे के उस पार वो डमी उठा ली। फिर एक सेल्समैन को आवाज दी, ये सूट पैक करवा के इनकी गाड़ी में रखवा दे। ताउन का शुक्रिया। सेल्समैन के हाथ में डमी और कुछ बड़े बड़े नोट थमाए, जिन्हें वो लेकर चला गया। आज के लिए इतना सबक काफी है, फिर मुलाकात होगी तफसील के साथ, शायद तुम्हारे बेडरूम में या मेरे बेडरूम में। उसने एक भरपूर निगाह उसके सरापे पर डाली वो और वहां से निकलता चला गया। वानिया वहीं बैठती चली गई, किसी नाजुक कांच की तरह टूट टूट कर बिखरने लगी थी। छोटी बीपी नूरी एक साइड से दौड़ती चली आई थी और वहीं फर्श पर उसके साथ बैठी थी। कहाँ दफा हो गई थी तुम? यहाँ शेख मुसलसल नूरी पर गुस्सा कर रहे थे। साहब जी, मैं तो हर वक्त छोटी बीबी के साथ ही थी। मैं सूट देखने लगी कि पीछे से एक गार्ड आया और मेरा हाथ पकड़ के ले गया। बोला, यहाँ एक बड़ा सांप घुस आया, जल्दी से निकलो, कहीं वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। मैं तो जी बुरी तरह डर गई। उसने सबको ही वहां से बाहर निकाल दिया था। मैं वानिया बीबी को आवाज देती, गार्ड ने मुझे मौका ही नहीं दिया। रेहान शेख ने बगौर उसको सुना था। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। जाओ यहाँ से, रब से सिर्फ तुम्हें वानिया के ही साथ उसके पास रहना। अगर एक मिनट के लिए भी उससे दूर हटी तो जान निकाल दूंगा तुम्हारी। वो बुरी तरह घूर कर उसको वहां से बाहर की समत निकालते चले गए। नूरी कितनी मुश्किलों से वानिया को वहां से लाई थी, ये सिर्फ वही जानती थी। जैसे ही घर आए, सामने सोफे पर रेहान शेख बैठे थे। वानिया ने किस कदर तड़प कर उन्हें देखा था और उसकी रूहानी आवाज पर रेहान शेख ने उसकी तरफ देखा तो वानिया की बिखरी हालत को देखकर उनका दिल लम्हे भर को रुका। वो तेजी से आगे बढ़े। वानिया उनके सीने से बिलक बिलक कर रोते हुए अपने सारी अक्लो खिरत गंवाती चली गई। वो नूरी की मदद से उसे उसके बेडरूम में लाया। फिर नूरी ने वहां जो कुछ भी हुआ सब कहानी सुना दी। फिर तो जो नूरी को सुननी पड़ी, उसने कान पकड़ लिए। सख्ती से वानिया की तीमारदारी की ताकीद भी करते चले गए। डैडी, वहाँ फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स हड़ताल पर हैं। फहीम अहमद किसी फाइल को बगौर पड़े थे। पास ही जरमील बैठा हुआ था। हाँ, मुझे मैनेजर का फ़ोन आया था। तुम यूँ करो, वहाँ चले जाओ और जो भी मामला हो हैंडल करो। जो डिमांड चाह रहे हैं, ऐसा मुमकिन तो नहीं, हाँ, मगर हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हर 6 माह बाद हर वर्कर को बोनस देने का ऐलान कर देना। वो फाइल एक साइड पर रखे मुकम्मल जमील की तरफ देखने लगा। ब्लैक जीन्स पर पर्पल शर्ट में मलबूस वो लहीम शहीम सन का बेटा पहले से ज्यादा सोबर लग रहा था, जिसकी आंखों में उन्होंने कभी चमक नहीं देखी थी। आजकल वो सुरमई कांच रोशन रहने लगे थे और उसकी वजह भी वो जानते थे, मगर मजबूर थे। वो अभी कुछ नहीं बोल सकते थे। जोर जबरदस्ती करके वो किसी एक का अब नुकसान नहीं करेंगे। इसी दौरान आसिया भी चाय की ट्रे हाथ में लिए आ गई। पेश पर रखकर एक कप चाय का फहीम अहमद को थमा दिया और एक जरमील को अपना कप लेकर खुद सामने एक सिंगल सोफे पर विराजमान हो गई। ओके डैडी, मगर वर्कर्स इस बात पर भी एग्री हो जाएंगे। देखो जरमील, हमसे जो हो सकता है हम कर रहे हैं। हम उनसे उनमें से नहीं कि मजदूर मेहनत करे और उसका मुआवजा ना दिया जाए। हम इस बात पर अमल करते हैं कि मजदूर की मेहनत का पसीना भी खुश ना हो और उसकी उजरत उसे मिल जाए। हम बोनस का इसलिए ऐलान कर रहे हैं कि वो दिलजमी से हमारी फैक्ट्री में मेहनत कर रहे हैं, हालांकि हम उनकी मेहनत की कमाई दुगनी दे रहे हैं। फिर भी वो कोई डिमांड रखते हैं तो ये नाजायज़ है, मगर खैर हमें कोई एतराज़ भी नहीं है। उन्होंने एक सिप गर्म चाय का लिया था और अगर कुछ माह बाद उन लोगों ने कोई और डिमांड रख दी, हाँ, इस बारे में हमने पहले से ही सोचा है कि मैनेजर हर वर्कर से स्टैम्प पेपर पर साइन करवा लेगा, यही कि इस डिमांड के बाद और कोई भी वर्कर बेजा डिमांड नहीं करेगा। लेकिन अगर फिर भी कोई नहीं मानता तो मजबूरन हमें संजीदगी से उसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा और उसका यही हल निकाला है कि इसका हिसाब किताब करके फैक्ट्री से फारिग कर दिया जाए। आसिया कितने गौर से दोनों बाप बेटे को बातें करते देख रही थी। आज कितने अरसे बाद दोनों यूं एक साथ बैठे बातें कर रहे थे, वरना बिजनेस की मसरूफियत के सबब जरमील अपने बिजनेस में मगन रहता था और फहीम अक्सर बेशतर बाहर होते थे। दोनों में खिंचाव रियाले और जरमील की शादी के बाद आ गया था। वो दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा करने के साथ सब कुछ ठीक हो जाने की दुआ कर रही थी। ठीक है डैडी, यहाँ पर 2-3 मीटिंग्स हैं, उनसे फारिग होकर चला जाऊंगा। वैसे आपकी कब की फ़्लाइट है? उससे अपनी चाय ख़त्म कर ली थी, कप टेबल पर रख दिया था। अभी तो फ़िलहाल मैं यहीं हूँ, कुछ काम देखने हैं, साइड पर जाकर काम देखूंगा। जो ब्रिज बनवा रहा हूँ अपनी जेरी निगरानी में, वो करवाना पड़ेगा मुझे। ओके मामा, मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। याले अपनी धुन में
तेज़ आवाज़ में बोलती हुई नीचे आ रही थी कि नज़र अचानक जो ज़मील पर पड़ी तो खुद को संभाल न सकी। पैर फिसला कितनी ही सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे आई थी। याले कितनी ही आवाज़ें निकली थी। नजबा तेज़ी से नीचे आई थी। ज़मील, फ़हीम, आसिया भागे थे और सबसे बढ़कर अरशद, जो ऑफिस से अभी आया था, ब्रीफकेस छोड़े भागता हुआ याले के सिमत आया। याले अरशद ने बुरी तरह पहले ज़मील का बढ़ता हुआ हाथ झटका था जो याले की तरफ बढ़ा था, फिर उसको अपने बाजू पर उठाए बाही की सिमत तेजी से बढ़ा था। इसके पीछे सवाए ज़मील के सब गए थे, क्योंकि आगे बढ़ते ज़मील के चौड़े शाने पर आसिया ने अपना हाथ रखकर उसे रोक लिया था। अभी नहीं मेरी जान। कितनी आजिज़ी और इल्तिजा थी उनके अंदाज में कि ना चाहते हुए भी उसे रुकना पड़ा। मगर उसकी आंखों में याले का खून में लथपथ चेहरा घूम रहा था। वो बहुत बुरी तरह सीढ़ियों से गिरी थी। उसके पैर में शायद मोच भी आ गई थी और सर टेलीफोन स्टैंड कॉर्नर से लगने की वजह से फट गया था। उसने गुस्से में टेलीफोन स्टैंड कॉर्नर को एक झटके से ठोकर मारी कि वो दूर जा गिरा। आवाज़ सुनकर जो मुलाजिमीन भागे चले आए थे वो वहीं खड़े ज़मील की हरकत और गुस्से को देखकर सहम से गए थे। फेंको इसे बाहर, आज के बाद मुझे ये घर में नजर नहीं आना चाहिए। गुस्से से घूरता वो अपने बेडरूम में आया था। इस कदर बेबसी थी वो जा भी नहीं सकता था। जाने याले कैसी होगी, वो बेहोश हो गई थी, होश आया या नहीं। घर में एक हलचल मच गई थी। थोड़ी ही देर में सब अस्पताल में थे। काफ़ी टाइम गुजर गया था, अब और सब्र नहीं हो रहा था। उससे सिमरन को फ़ोन किया था। सिमरन कैसी है? याले उसे होश आ गया। किस कदर तड़प थी, बेबसी थी उसके लबो लहजे में कि फ़ोन के उस पार भी महसूस कर सकती थी। हाँ आ गया है, थोड़ी देर में बस घर ला रहे हैं हम याले को। शुक्र है उस रब का, उसकी तो जैसे जान में जान आई थी। रुकी रुकी हुई सांसें बहाल हुई थी। मैं आ रहा हूँ। नहीं आप मत आइएगा अभी। अरशद को लगता है वो आपको देखकर डर की सीढ़ियों से गिरी है। पागल हो गया है क्या वो? उसका तो सही मानों में दिमाग ही घूम गया अरशद की इस फजूल सोच पर। मैं कुछ नहीं जानता, मैं आ रहा हूँ। याले को देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ उससे। अंदाज 100% ज़िद्दी था। प्लीज़ जमील भाई और मुश्किलें मत खड़ी करें, मैं आपसे कह रही हूँ ना। वो ठीक है, बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएं, हम आ रहे हैं। सिमरन ने आजिज़ी से इल्तिजा की। किससे बात कर रही हो? कौन है फ़ोन पर? अरशद वहाँ चला आया था। उसे शक हो गया था कि सिमरन जमील से बात कर रही है। सिमरन को तो वैसे भी झूठ बोलना नहीं आता था, वो भी अरशद जैसे शख्स के सामने। वो जमील भाई याले का पूछ रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं किसी को याले की फ़िक्र करने की। आज वो इस हालत में है तो तुम्हारे जमील भाई की वजह से। बोल दो इसको मेरी बहन से दूर रहे, वरना इंजाम का जिम्मेदार वो खुद होगा। अरशद सहमी हुई सिमरन को घूरता हुआ आगे बढ़ गया। जमील ने फ़ोन के उस पर सब कुछ सुन लिया था। सुन लिया आपने? अब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत आइएगा यहाँ। तुम्हें क्या लगता है मैं अरशद की फजूल बकवास से डर कर पीछे हट जाऊंगा? अगर मैं खामोश हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ। अरशद को सीधे रास्ते पर लाने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूँ, वरना सीधा कर दूँ इसको तो मैं। सिमरन चलो बेटा, जा रहे हैं हम सब। राबिया की आवाज़ आई तो उससे बगैर कुछ और कहे सुने मोबाइल ऑफ कर दिया और आगे बढ़ गई। जमील बेचैन और बेकरार सा अपने बेडरूम में टहल रहा था। बेसब्री से इंतजार कर रहा था, मगर अभी तक वो सब लोग याले को लेकर नहीं आए थे। वो याले को जी भर कर देखना चाहता था, इससे मिलकर बातें करना चाहता था। आखिरकार उसका इंतजार खत्म हुआ, वो लोग आ गए थे। वो ग्लास वॉल के पास जाकर खड़ा हो गया। अरशद याले को नहायत आहिस्तगी के से गाड़ी से निकाल रहा था। अरवीन ने व्हील चेयर खोली उस पर। अरशद ने उसे आराम से बिठा दिया और व्हील चेयर पकड़े अंदर आ रहा था। उससे बगौर याले का चेहरा देखा। इन चंद घंटों में वो बिल्कुल सरसों के फूल की मानिंद हो गई थी। माथे पर वाइट पट्टी और पैर में प्लास्टर बंधा हुआ था। अरशद और आरफीन दोनों ने मिलकर व्हील चेयर उठाई और ऊपर की जानिब कदम बढ़ा दिए। आसिया की इतनी हिम्मत नहीं हो सकी थी कि वो बोल दे याले को नीचे ही रहने। दोनों ने धीरे से इशारे में फ़हीम अमर से इजहार भी किया। वो सिर्फ देख कर रह गए। सिर्फ अरशद की वजह से खामोश रहे और शायद याले की वजह से भी, वरना जितनी तकलीफें इस मासूम सी बच्ची ने उठाई थी वो नहीं चाहते थे कि मजीद याले को कोई दुख पहुंचे। इस बात के लिए ना तो अरशद राजी होगा, ना ही शायद याले। बेटी आपके लाडले सपूत ने माशाल्लाह से उस मासूम बच्ची को जो दुख दिए हैं, मैं नहीं चाहता कि वो मजीद किसी तकलीफ का सामना करे। वो उन पर एक तेज़ निगाह डालते अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गई। आसिया ने अपनी आंखों की नमी साफ की तो ख्याल जरमील की तरफ गया। वो उसके बेडरूम में आई थी। उन्हें देखकर बेकरार सा जरमील किसी मासूम बच्चे की तरह उनकी तरफ दौड़ा था। मम्मी याले कैसी है? आसिया ने बगौर अपने लाडले बेटे का चेहरा देखा था। वो जो थोड़ी देर पहले फ़हीम अहमद से बात करते वक्त उसके चेहरे पर रौनक देख रही थी, वो बिल्कुल मफकूद थी। वहाँ अब अजीब सा करब, दुख व गम के साए मंडला रहे थे। ठीक बोलते हैं, बच्चे को सबसे पहले खुद माँ बाप की ही नज़र लगती है। उन्होंने उसका चेहरा अपने कमज़ोर हाथों में लिया और उसके माथे पर बोसा दिया। उनका बेटा सज़ा काट रहा था, याले की जुदाई के गम में घुल रहा था, और ये सब आसिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपने इकलौते बेटे को इस तरह बिखरा हुआ नहीं देखना चाहती थी, मगर करती भी तो क्या करती? कुछ समझ भी तो नहीं आ रहा था। वो अब ठीक है, ऊपर ले गए हैं अरशद और आरफीन याले को। मम्मी मैं ऊपर जा रहा हूँ। जाने लगा तो आसिया ने उसकी चौड़ी कलाई पकड़ी थी। नहीं तुम ऊपर नहीं जाओगे। मगर क्यों? मम्मी मैं याले को देखना चाहता हूँ। उसके हर हर उज़्व में बेकरारी बेचैनी आया थी।
ऊपर अरशद भी मौजूद है, वो तुम्हें देखेगा तो गुस्सा करेगा, तो करने दे, वो तो है ही सदा का बेवकूफ़। मेरी जान, घर में हंगामा होगा, आपके डैडी भी हैं घर पर, और तुम जानते हो कि वो याले के मामले में अरशद की फेवर में है। वो किसी अनहोनी के हो जाने से डर रही थी। मैं किसी से नहीं डरता, मैं जा रहा हूँ, जो कल होगा वो आज ही हो जाए। खुदा के लिए ज़मीर मत करो इस तरह, वरना मेरा दिल फट जाएगा, मैं मर जाऊंगी। अगर अब तुम मुझसे दूर गए तो वो रोती हुई उसकी बेड पर बैठ गई। जरमील भी तड़प कर उनकी तरफ बढ़ा। उन्हें इस तरह रोता देखकर उसका दिल खून खून हो गया। मम्मी, इस तरह क्यों बोल रही हैं आप हैं तो मैं हूँ, वरना मेरी औकात ही क्या है। लेकिन मम्मी समझने की कोशिश करे, मैं याले को बहुत चाहने लगा, उसके बगैर रहने का तस्वर भी सुहाने रूह है। मम्मी, वो उनके घुटनों को पकड़े कारपेट पर बैठ गया था। मैं जानती हूँ मेरी जान, तुम याले को बहुत चाहती हो, मगर हालात जिस नहज पर हैं, थोड़ा सब्र कर लो, इंशाल्लाह फैसला तुम्हारे हक में ही होगा। याले तुमसे नाराज़ है, मगर मेरा ईमान है वो जल्द मान जाएगी, वो तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाएगी। उन्होंने उसके गाल पर हाथ रखा, फिर वो कुछ नहीं बोला, खामोशी से आसिया को देखकर उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। वो सब इस वक्त याले के बेडरूम में मौजूद थे। सिमरन उसके लिए चिकन सूप बनाकर लाई थी और अपने हाथों से पिला रही थी, जबकि नजमा उसके सरहाने बैठी उस पर कोई ना कोई आयत पढ़ के फूंक रही थी। चलो अच्छा है, हम याले के बगैर ही पिकनिक बनाने चले जाएंगे। वैसे भी मैं तो ये सोच रहा था कि ये हमें वहाँ किस कदर तंग करेगी, खासकर शॉपिंग पर जाने पर। आरफेन ने हंसते हुए उसे देखा था। आरफेन भाई, अच्छा नहीं होगा अगर आप लोग मेरे बगैर गए, तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। इतना बोलने पर ही उसके सर पर जोर से दर्द की टीस उठी थी कि वह सर थाम के रह गई। इतनी चोट लगी है, मगर लड़ने से बाज मत आना, खुद भी तकलीफ में रहना और मुझे भी तकलीफ में रखना। नजमा ने बुरी तरह डांटते उसका सर थामा, आराम से उसे लटा दिया ताकि वो सुकून से सो जाए, मगर शायद तकलीफ से ही नींद नहीं आ रही थी। मामा, नींद नहीं आ रही। उसने नजमा के हाथ थाम लिए। तो मेरी जान, सोने की कोशिश करो, नहीं आएगी। अगर ये लोग मेरे बगैर पिकनिक पर चले गए तो उफ मेरे खुदा। नजमा ने अपना सर थाम लिया। अपनी हालत देखिए, इस हालत में पिकनिक मनाने जाओगी? उन्होंने उसके प्लास्टर शुदा पाँव और सर पर बंधी पट्टी की तरफ इशारा किया था। और क्या मैं तुम्हारे बगैर इन लोगों को जाने दूंगी? राबिया ने कहा। याले, पूरी पागल हो तुम। सिमरन ने भी मुस्कुराते हुए उसके बालों में उंगलियां सहलाई थी। किस कदर प्यार से देखा था उसने याले को, चाहती भी तो बहुत थी उसको। सिमरन भाभी, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना 1 हफ्ते में, अगर मुकम्मल रेस्ट करोगी तो, और जबान को भी मुकम्मल रेस्ट दोगी तो, और जल्दी ठीक हो जाओगी। आरफीन ने फिर से छेड़ा था। आरफीन भाई, आपको तो मैं ठीक हो जाने के बाद देखूंगी, छोड़ूंगी नहीं। उसने घूर कर आरफीन को देखा जो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। अच्छा बस अब और ज्यादा मत बोलो आरफीन, उठो यहाँ से। जब तक तुम बैठे रहोगे याले से यूं ही नोक-झोंक होती रहेगी। याले को जितनी अच्छी नींद आएगी उतना ही सुकून मिलेगा। हमें चलना चाहिए अब। मकसूम, चले बेटा। वो खड़ी हो गई। जी। मकसूम ने एक नज़र याले पर डाली और फिर खड़ी हो गई। देखा हमारी मम्मा कितनी सादतमंद फरमाबरदार बहू लाई हैं, जो सास के एक हुक्म पर अमल करती है। भाई बहू हो तो मकसूम जैसी। आरफीन ने आहिस्तगी से याले के प्लस्टर पर उंगली बजा दी। हमें मालूम है मकसूम बहुत अच्छी है, तुम्हें खामखा तारीफ बटोरने की ज़रूरत नहीं है। सिमरन ने मुस्कुरा के मकसूम को देखा, फिर आरफीन की उंगली पर धीरे से हाथ मारा। ये शादी के बाद कुछ ज़्यादा ही फैल गए हैं, लेकिन मैं भी एक एक बदला लूंगी, छोड़ने वाली तो मैं नहीं हूँ। वहाँ पिकनिक पर आप ही मुझे शॉपिंग पर ना सिर्फ लेकर जाएंगे बल्कि अपने पैसों से शॉपिंग करवाएंगे। याले ने आरफीन को धमकी दी। चलो अभी अब बहुत होगी, हमें चलना चाहिए, यहाँ फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गया है। आरफिन खड़े हो गया और मकसूम की नाजुक मरमरी सुर्ख सफ़ेद कलाई बेसाख्ता थामने। मकसूम का दिल बुरी तरह इस हरकत पर धड़का था। चले, मुझे ऊपर जाकर किचन भी देखना है। मकसूम बेटा, तुम यूँ करो, अभी याले के पास रुक जा, नजमा भाभी भी आराम कर लेंगी। ये ठीक है पुप्पो, बल्कि मकसूम भाभी आज रात आप मेरे पास ही रुकेंगी। रजा सिमरन भाभी के पास रहेगा। याले को मौका मिल गया था जिसका उसने भरपूर फ़ायदा उठा लिया था, और मकसूम को भी। और क्या चाहिए था? वो तो वैसे ही आरफीन के बेडरूम से निकलने का बहाना ढूंढती, फौरन उसे अपनी कलाई आरफीन की हथेली से छुड़ाई, नजमा के पास आ ठहरी। आरफीन तो देखते का देखता ही रह गया। कितनी ही देर तक उसकी जुबान गंग रही थी। मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं ममानी जान, आप जाएं अपने रूम में आराम करें, मैं यहाँ याले के पास हूँ। जीती रहो सदा सुहागन और खुश रहो। इस दुआ पर वो बुरी तरह झीम कर रह गई। बिला इरादा निगाह आरफीन पर उठी थी जो उसे ही देख रहा था। उसने गड़बड़ा कर निगाह चुका ली। दिल अजीब अंदाज से धड़कने लगा था। आरफीन को इसकी कैफियत ने बहुत मजा दिया था। वो मुस्कुरा के रह गया। अब आप इतनी मस्कीन सूरत मत बनाएं, मैं फिर भी मकसूम भाभी को आज रात अपने पास रोक लूंगी। याले ने अपना बदला चुका लिया था। अब तुम खामोश होकर सो जाओ, हद हो गई है इस लड़की से तो। अब अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो एक हाथ पड़ जाएगा। नजमा ने एक बार फिर डांटा और वहां से खड़ी होगी। इस हालत में भी बाज ना आई। हद तक चेहरा लिया। आरफीन को जबान चढ़ा के आंखें मूंद गई। मकसूम जल्दी से याले के सिरहाने बैठ गई, कजा कि आरफीन हाथ पकड़ के ही ना ले जाए। सब चले गए थे सिवाय कमरे में मकसूम के। वो याले के पास बैठी उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी, जिससे उसे बहुत सुकून मिल रहा था, और वो गहरी नींद भी सो गई थी। रात का एक पहर गुजर गया था। इस दौरान अरशद और सिमरन भी देकर जा चुके थे, बल्कि सिमरन ने तो बोल भी दिया था कि वो चली जाए, मैं हूँ यहाँ, मगर वो नहीं मानी, बल्कि रात यहीं रुकने का फैसला भी कर चुकी थी। मकसूम कोई मैगजीन हाथ में लिए देख रही थी कि उसके सेल
पर मैसेज टोन बजी। उसने मोबाइल उठाया तो वहाँ स्क्रीन पर आरफीन का मैसेज जगमगा रहा था। उसने ओपन कर दिया, वहाँ लिखा था, बहुत सुकून महसूस कर रही होगी मुझे यहाँ अकेला करके। वो धीरे से मुस्कुरा दी मगर कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर मैसेज टोन बजी, अगर थक गई हैं तो मैं आ जाऊँ आपके पास। उससे जवाब दिया, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ आप सो जाइए। जवाब आया आरफीन का, आपके बगैर आदत नहीं है सोने की। मगर मकसूम ने कुछ नहीं लिखा। इसकी जो मैंने बात पर उसका चेहरा ब्लश करने लगा था। थोड़ी देर बाद फिर मैसेज आया, आई मिस यू। मकसूम के गालों के डिंपल गहरे हो गए। सुर्ख सफ़ेद रंगत में मजीद सुर्खी घुलने लगी थी। हालांकि कुछ ऐसे मरासम भी नहीं थे। वो कमरे में साथ ज़रूर होते मगर वो बहुत कम बोलती थी। आरफी ने कुछ पूछ लिया तो हूँ हाँ मैं जवाब दे दिया। वो कोई ऐसी हरकत करना ही नहीं चाहती थी कि अपनी बेस्ट फ्रेंड सोमी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। वो खुद को बहुत सीन कर रखने वाली लड़की थी। अपने जज्बात और एहसास हमेशा अपने अंदर छुपा कर रखती। खुद को कभी किसी पर आया करना अपने मिजाज के खिलाफ समझती। बहुत सख्त असूल थे उसके दिल के जिसकी वो पाबंद थी। मगर आरफीन फिर भी कोई ऐसी बात ज़रूर कर जाता जिससे उसका दिल पसलियों में इतनी ज़ोर से धड़कता जैसे बाहर ही आ जाएगा। इसलिए वो हर वक्त राबिया के साथ ही लगी रहती। और अब तो याले का भी बहाना मिल गया था आरफीन से दूर रहने का। और फिर सोमी की मम्मी के वो अल्फाज, वो तौहीन आमेज़ लबो लहजा, हकारत से भरे लफ्ज़ों की बौछार, वो तज़हीक भरी आंखें उसके कानों में जैसे आज भी कोई शीशा पिघलाते हों। आज भी वो ये सब सोचती थी तो दिल छलनी हो जाता था। रूह जख्म जख्म हो जाती थी, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती तो सर से आसमान हट जाता। उसको बस सिर्फ सोमी का इंतज़ार था। वो किसी भी तरह यहाँ आ जाए या फिर उससे फ़ोन पर रब्ता कर ले तो यहाँ से जाने में वो एक पल नहीं लगाएगी। मैसेज टोन एक बार फिर बजी जिसे उसने पढ़े बगैर ही डिलीट कर दिया, बल्कि मोबाइल का स्विच ही ऑफ कर दिया कि मज़ीद वो खुद को उलझन में नहीं डाल सकती थी। नहीं आरफीन, मैं किसी भी खुशफहमी को अपने दिल में जगह नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे मालूम है आज नहीं तो कल मुझे आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाना है। उसकी स्याह आंखों में नमी सी भरने लगी। वो अपने बेड पर नीम दराज हाथ में मोबाइल लिए मकसूम की तस्वीर देख रहा था जो उसने मकसूम से छुपकर खींची थी। आज बेडरूम ही नहीं, उसका दिल भी खाली खाली हो रहा था। मसाइल चाहे जो भी रहे हों, मगर ये सच था कि वो मकसूम का आदी हो चुका था। दिल उसको देखने का पाबंद हो चुका था। रात के 2 बज गए थे मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसने दिल के हाथों मजबूर होकर मकसूम को मैसेज भेजा। वो जानता था वो क्या सोचती, क्या चाहती है। उसकी सोचों के धागे मकसूम के ही इर्द गिर्द घूमते थे। उसकी हर सोच तक रसाई रखता था वो। मगर वो जो चाहती थी ऐसा वो होने नहीं देगा, चाहे जिंदगी भर इंतजार क्यों ना करना पड़े। खुद से मकसूम को जुदा करना, ये सोचना ही सुहाने रूह था। वो बहुत मिस कर रहा था उसे। वो कमरे में होती थी, यही मौजूदगी उसी के लिए काफ़ी थी। हालांकि खामोश रहती थी। उससे कुछ पूछ लिया तो वो मुश्किल जवाब दे दिया, वरना चुप रहती। उससे फिर मैसेज भेजा कि वो आ जाए उसके पास। जवाब में जो उसने लिखा वो मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। मकसूम बेगम, आप तो अपने साथ मेरी नींद, मेरा चैन और करार सब ले गई हैं। वो उसकी तस्वीर से हम कलाम हुआ। उससे फ़ोन करना चाहा तो पावर ऑफ का मैसेज मिला था, जनाब ऐसे आप हमसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। उसने एक फैसला किया और खड़ा हो गया। वो याली के बेडरूम की सिमत बढ़ रहा था कि सामने से जरमील आता दिखाई दिया। अरे जरमील, तुम अभी तक जाग रहे हो? तुम्हें नहीं लगता बहुत बेवकूफ़ों वाला सवाल किया है तुमने? जरमील ने संजीदगी से उसे देखो। तारफिन बहुत कुछ समझने वाला हौले से मुस्कुरा दिया। ओ आई सी, तो यूं कहिए ना कि अभी तक दीदार यार का शरफ हासिल नहीं हुआ। तो जनाब जरमील अहमद को वो शायद छेड़ने के मूड में था। अब अगर बकवास बंद हो गई हो तो अंदर चलें। वो जल्द अज जल्द याले को देखना चाहता था। उसकी बेकरारी उसके हर हर उज़्व से अया हो रही थी। आरपी ने बगौर उसको देखा था। उसकी बेकरारी और बेचैनी का आलम तो खुद उससे भी ज्यादा था। फिर उसको छेड़ने का इरादा तर्क किए दरवाजे पर आहिस्तगी से दस्तक दी। इस हल्की सी दस्तक पर याले की आंख खुली थी या फिर शायद नींद पूरी हो गई थी। याले ने पास बैठी मकसूम को सवालिया नजरों से देखा था। मैं देखती हूँ कहती हुई बेड से नीचे उतरी और दरवाजे की सिमत बढ़ी। दरवाजा खुला जहाँ 2 चेहरे सामने मौजूद थे। उसने एक नज़र बारी बारी दोनों को देखा, फिर पीछे पलटकर याले को देखा। मोहतरमा साइड में हो जाइए ताकि हम अंदर आ सके। आरफीन की आंखें उसे सामने पाते ही रोशन हो गई थी कि वो सटपटाकर पीछे हो गई। जरमील तेजी से अंदर आया और याले के पास आकर बैठ गया। याले, कैसी हो? इसकी गंभीर और बेकरार सी आवाज पर याले ने देखा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे सर में जबरदस्त सी टीस उठी। उसे आरफीन को भी आते देख लिया था। वो भी सामने ही खड़ा था। आरफीन भाई, इनसे कहिए ये यहाँ से चले जाएं। जरमील तुम्हें देखने आया है याले, वो बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को मेरे लिए परेशान होने की। मेरे लिए परेशान होने के लिए मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहुत है। उसने आरफीन को तनक कर जवाब दिया था। याले बस करो, मत सताओ मुझे इतना। जरमील ने हारे हुए लबो लहजे में बोलते उसका सीने पर रखा हुआ सफ़ेद मरमरी हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। मत बात करिए, मुझसे नहीं देखना चाहती मैं आपको। उसने हाथ बुरी तरह जरमील के हाथ झटके थे कि उस झटके के सबब उसके सर में दर्द की बहुत ज़बरदस्त टीस उठी थी। उसने अपने सर पर हाथ रख लिया था। क्या हुआ याले, दर्द हो रहा है?
ज़रमील ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना याले का यूं उस तरह हाथ झटकना, बल्कि वो और फिक्रमंद हो गया था इस तरह याले को तकलीफ़ में देखकर। हाँ, होता है, दर्द तकलीफ़ होती है मुझे, जब आपको देखती हूँ तो मेरे जिस्म से नहीं रूह से भी खून रसता है, ज़हनी अज़ियत होती है मुझे आपको देखकर। खुदा का वास्ता है आपको मत आया करे मेरे सामने। बिलाखिर उसके सब्ज़ कांच से गर्म सियाल बहते-बहते तकिए में जज़्ब होने लगा। उसके आंसू देखकर ज़मीर का दिल कितने ही टुकड़ों में बिखरा था, सिर्फ़ वो और वो या उसका रब जानता था। ओके, मैं चला जाता हूँ, मगर प्लीज़ तुम रो तो मत। वो उसके पास से खड़ा हो गया। याले ने उसकी तरफ से रुख ही फेर लिया। आरफीएम को बहुत सदमा हुआ था, बल्कि किस कदर हैरानी से भी ज़रमील को देखा था। ये वो ज़रमील तो नहीं था, वो तो सरापा बदल गया था। पूर याले की मोहब्बत में गिरफ्तार था, सिर्फ एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रही थी याले? मगर वो याले को भी क्या बोल सकता था? उससे भी तो 2 साल जिस दुखों कर्ब में पल पल गुजारे थे, वो सब उसके सामने थे। यहाँ तक कि खुदकुशी जैसा बुरा फेल भी करने की कोशिश की थी। कितनी मुश्किलों से, मेहनत से सब घर वालों ने उसे संभाला था। यहाँ तक कि वो खुद, उसने भी कितना समझाया था उसे ज़िंदगी की तरफ लाना दोबारा। ये सब इतना आसान तो नहीं था। ये सब मकसूम बगौर देख रही थी। उसे कुछ कुछ तो अंदाज़ा हो गया था कि याले अपने शौहर से नाराज़ है, मगर क्यों? इतनी तफसील में जाने की उसने कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी। उसके दिलो दिमाग पर तो सिर्फ यही था कि उसे यहाँ नहीं रहना, एक ना एक दिन चले ही जाना है। फिर वो क्यों कर उसके घर के लोगों के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करती? उससे एक नज़र आफरीन को देखा, फिर याले को देखने के बाद ज़रमील को देखने लगी, जब बहुत बेबसी से याले को देखता हुआ जा रहा था कि पलटकर फिर आरफीन की तरफ आया था। इसका बहुत ख्याल रखना अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ हो गई है ये मुझे। और फिर वो रुका नहीं, कमरे से निकलता चला गया। आरफीन ने बंद दरवाजे को देखा, फिर याले को जो रुख फेर कर बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। उसे तहे दिल से उसके लिए दुआ की थी, और फिर दुख से उसे देखता हुआ मकसूम की तरफ इशारा किया कि वो उसके पास चली जाए, और खुद मजीद कुछ और बोले वहां से निकल गया। मकसूम याले के पास बैठ के उसके सर पर हाथ रख दिया। ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो नजमा मुमानी को बुलाऊं? वो डॉक्टर को फ़ोन करके बुलवा लेंगी। ये तकलीफ उस तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं जो मुझे ज़रमील ने दी है, जिसका कोई मदावा नहीं, जिसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। ये ज़ख्म शायद मेरे अंदर का नासूर बनकर ज़िंदगी भर रहेगा। आज पहली बार उससे याले को यूँ टूटा फूटा बिखरा हुआ देखा था। वो अंदर से किस कदर दुखी थी, एक पहाड़ जैसा दर्द लिए फिर रही थी। वरना उसे हमेशा देखकर वो यही सोचती थी कि याले एक जिंदा दिल नटखट सी मनचली सी लड़की है, मगर उसका अंदाज़ा गलत साबित हुआ। उससे खुद पर मास्क सजाया हुआ था, दूसरों को खुश करने के लिए वो हंसती थी, बोलती थी, मगर अकेले में किसी गीली लकड़ी की तरह सुलगती रहती थी। मकसूम ने बहुत दुख से उसे देखा और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी मगर कानों में ज़रमील के अल्फाज भी गूंज रहे थे। इसका बहुत ख्याल रखना अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ हो गई है ये मुझे। रज़ा, खा लो बेटा जल्दी से। सिमरन की आवाज़ नीचे तक आ रही थी। वो शायद रज़ा को कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी, जो वो खाने के मूड में बिल्कुल नहीं था, नखरे दिखा रहा था। रज़ा, मैं नाराज़ हो जाऊंगी और फिर चॉकलेट भी नहीं मिलेगी। ज़रमील ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था, सिमरन की आवाज़ पर रुक गया। ब्रीफ के सोफे पर रखकर ऊपर जाने लगा था कि आसिया ने उसका बाजू थाम लिया। ज़रमील ने पीछे पलट कर देखा और उनके हाथ पर अपना मजबूत हाथ धर दिया। बेफिक्र रहिए, ऊपर अरशद नहीं, मैं सुबह जॉगिंग पर जा रहा था। वो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल रहा था। आसिया ने सुख का सांस लिया और उसके बाजू पर से हाथ हटा दिया। तुम्हें भी तो ऑफिस से देर हो रही है? जी, मगर पहले जरा अपने बेटे से मिल लूं, फिर चला जाऊंगा। फिर वो रुका नहीं, सीधा ऊपर की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। क्या बात है जनाब, क्यों तंग कर रहे हो? खा क्यों नहीं रहे? भागते हुए रज़ा को ज़मील ने अपनी गोद में उठा लिया। सिमरन वहीं खड़ी रह गई। वो यूं भी पुरसकून थी कि अरशद आज सुबह सवेरे ही ऑफिस जाने के लिए निकल गया था और रात को देर से आने के लिए भी कह गया था। पूरा सिरिलैक ऐसा ही पड़ा है, एक चमचा भी नहीं खाया। वो करीब आई, ज़रमील को प्याला दिखाया जिसमें पूरा सिरिलैक ऐसे ही था। ओके, हो सकता है ये आज अपने पापा जानी के हाथ से खाना चाहता हो। क्यों रज़ा जानी? और उसने रज़ा के फूले फूले सुर्ख और सफ़ेद गाल पर प्यार किया। उसकी रंगत पूरी याले पर थी, हद दर्जा सफ़ेद रंग, जिसमें अभी भागने की वजह से लाली सी आई थी, मगर नकूश सारे ज़रमील के ही चुराए थे। वही गुदाज गुलाबी होंठ, बड़ी बड़ी सुरमई आंखें, खड़ी नाक, जिसको देखकर बेख्तियार प्यार आता था। घर के हर फर्द का लाडला था, सब ने उसको हाथों का छाला बनाया था। नाना और दादा की तो उसमें जान थी। जैसे ही शाम को दोनों आते तो रज़ा को संभाल लेते। इतना बड़ा सानिया हो गया था, मगर फिर भी इन भाइयों में मोहब्बत बरकरार थी। कोई एक दूसरे को कसूरवार नहीं ठहराता था। हाँ, दिल जरूर अंदर से उदास थे, शर्मिंदा थे, मगर नन्हे रज़ा के आने से सबका दिल बहल गया था, खुद याले का भी। मगर एक फर्द था इस घर में जो कुछ भी ना तो भूलने को तैयार था, ना ही माफ करने को तैयार था। वो था अरशद। याले के साथ की गई नाइंसाफी को वो किसी तरह ना तो भूलने को तैयार था, ना ही भुलाने को। उसके दिलो दिमाग में एक बात बैठ गई तो बस उसी पर अमल होगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। ये उसका अपना फैसला था, जिसमें याले बराबर की शरीक थी, और ज़रमील बस यहीं से हार गया था कि याले उसका साथ किसी सूरत नहीं देगी। वो अपने भाई अरशद के साथ ही, मगर वो भी ज़रमील था, जान तो दे सकता था, मगर याले को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। वो इन्हीं गहरी सोचों में घिरी थी कि रज़ा की कलकारियों ने
उसका ध्यान उस सिमत से हटाया। कितना खुश नजर आ रहा था वो अपने बाप की गोद में। ऐसा महसूस हो रहा था वो मुकम्मल हो गया हो। वो धीरे से मुस्कुरा दी थी। जरमील भाई एक काम करें, आज अपने बेटे को आप सीरियल खिलाएं जब तक मैं याले के लिए सूप चढ़ा के आती हूँ। उसने प्याला जरमील के आगे बढ़ाया था, जिसे जरमील ने मुस्कुराते हुए थाम लिया। मगर याले के जिक्र पर उसके गुदाज गुलाबी लबों की मुस्कुराहट सिमट कर रह गई। जाले कैसी है सिमरन? रात का मंजर एक बार फिर उसके सुरमई कांच पर किसी फिल्म की तरह चलने लगा। तो वो चाहता तो अंदर चला जाता, कोई नहीं रोक सकता था, मगर उस वक्त वह वैसे ही इतनी तकलीफ में थी, फिर से जाकर उसके सामने उसको तकलीफ नहीं देना चाहता था। सिमरन ने बगौर उसके चेहरे को देखा, जहाँ दुखों कब के रंग बाजे थे। बेहतर है, कुछ घंटे पहले मैं और अरशद उसके पास थे। दवाइयों इंजेक्शन का असर खत्म हुआ तो उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। अरशद ने अपने हाथों से कॉर्नफ्लेक्स खिलाया, उसके बाद दवाई दी। तो अभी तकलीफ में कुछ कमी है? अभी कौन है उसके पास? मामा है मकसूम, रात भर थी, सुबह गई है ऊपर। मैं सूप तैयार कर दूंगी, वो पिला के फिर एक और डोज देनी है। डॉक्टर के पास चलेगी? पूछ ले, या फिर डॉक्टर को यही बुलवा लूँ मैं? किस कदर फिक्रमंदाना लबो लहजा था याले के लिए। नहीं, फिलहाल तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा तकलीफ बढ़ेगी तो पापा घर में हैं, वो देख लेंगे। मैं यहाँ रुक जाता हूँ। किस कदर बेबसी ही बेबसी थी उसके हर अंदाज में कि अपनी बीवी की देखभाल के लिए इजाज़त दरकार थी। सिमरन ने बगौर उसकी बेबसी को देखा था। उसकी ऐसी हालत देखकर उसका खुद अपना दिल कितना दुखा था, मगर मजबूर थी, अपने शौहर के आगे कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए चुप थी। नहीं सरमील भाई, प्लीज़ आप परेशान मत हो। अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं ज़रूर तुम्हारी बात पर अमल करता। बिल आखिर उसे तरस आ गया, वो बोल पड़ी, ओके, अगर कोई बात खुदा न खास्ता हुई तो मैं सबसे पहले आपको फ़ोन करूंगी। जरमील ने उसके सर पर हाथ रखा। वो बिल्कुल उसे अपनी सगी बहन ही तो मानता था। उसकी अरशद से शादी भी तो उसी ने करवाई थी। घर का हर फर्द जानता था कि जरमील हिरा और सिमरन में कोई फ़र्क नहीं करता था। सिमरन को कज़न से ज़्यादा बहन ही समझता था। अगर अरशद कभी उसे उसके सामने डांट देता तो बहुत बुरा भी लगता था। उन दोनों की शादी के शुरू शुरू में अगर कभी अरशद सिमरन को कुछ बोल देता गुस्से में, तो जरमील खुद को रोक नहीं पाता। अरशद इतना तो जान गया था कि सिमरन इसकी कमजोरी है। जरमील रजा को लिए सोफे पर बैठ चुका था और आराम आराम से उसे सीरियल खिला रहा था। और कितनी हैरत की बात थी कि रजा ने जरा भी उसे तंग नहीं किया, मजे से हंसते हंसते खा रहा था। वो फिर रुकी नहीं, रजा की तरफ से पुरसुकून होकर किचन में चली गई ताकि याले के लिए सूप बना सके। नजमा याले के बेडरूम से बाहर आई थी। सामने के मंजर ने उनके कदमों को रोक लिया। रजा जरमील की गोद में खूब किलकारियां भर रहा था। उन्होंने नोट किया था कि जब से वो वापस आया उसके चेहरे पर अलग ही खुशी, एक अलग ही चमक देख रही थी। शादी से पहले सोबर सा संजीदा सा जरमील, जिसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट भी बमुश्किल ही आती थी, आज 2 साल बाद बहुत बदलाव आ गया था। वो ये भी जानती थी कि उनकी इकलौती चहेती बेटी याले जिस अजियत और कर्ब दुखों कर्ब से गुजरी थी, उसकी के उससे जीने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, जो अपनी ज़िंदगी से कतराने लगी थी, जिससे खुदकुशी जैसा बेहुदा नाजायज़ फेल तक करने की कोशिश की। इन सब का जिम्मेदार कौन था? सिर्फ सामने बैठा ये शख्स, जरमील अहमद। आज उनकी बेटी जिस तकलीफ में थी, जिस दौराहे पर खड़ी थी, इन सब की वजह जरमील अहमद था। मगर वो भी क्या करती? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो जरमील अहमद से नफरत नहीं कर सकी, उसे बद्दुआ नहीं दे सकी, बल्कि हमेशा नेकी की दुआ ही मांगी। आज अगर उनकी दुआएं मुस्तजाब हुई थी तो याले नाराज थी। जरमील याले को हर हद तक मनाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो मुसलसल नाराज थी। वो नहीं जानती थी कि अगर खुदा न खास्ता कोई संगीन फैसला हो गया तो सबसे ज्यादा नुकसान खुद उसका अपना ही होगा, जो कि वो नहीं चाहती थी। वो एक माँ थी। माँ की नजर अपनी औलाद के लिए नहायत जीरक होती हैं। याले का मुस्तकबिल जरमील के साथ बहुत रोशन था, जो कि अपनी नाराजगी और बेवकूफ़ी में वो देख नहीं पा रही थी। जरमील बहुत शानदार बेहतरीन शौहर साबित होता उसके लिए, मगर वो उसे एक मौका तो देती। मगर कोई कुछ भी करे, उन्हें इस बात का अज़हद यकीन था कि जरमील याले को मना लेगा, उसे किसी कीमत पर छोड़ेगा नहीं। रजा से हंसते हुए उसकी निगाहें इस सिमत अचानक उठी जहाँ नजमा को गहरी सोच में गलता अपनी सिमत बगौर देखता हुआ पाया। वो रजा को लिए खड़ा हो गया, चलता हुआ उसके पास आन ठहरा था। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। वो धीरे से मुस्कुरा दी। नाश्ता करोगे? नहीं, नीचे से नाश्ता करके आया हूँ। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था कि रजा की आवाज़ आई तो ऊपर चला आया। उसने गोद में चढ़े रजा को प्यार से देखा था। याले से मिले थे? उन्होंने उसकी सुरमई कांच में उसका अक्स देखा था। जी। वो बहुत नाराज है तुमसे, उसे मनाओगे नहीं? वो बहुत सख्त नाराज है मुझसे। आप उसे समझाएं। बहुत समझाया, अभी भी समझाया। तो जानते हो क्या जवाब दिया? वो एक लम्हे के लिए चुप सी हो गई। जरमील ने उनकी चुप को सवालिया नजरों से देखा था। क्या? वो कहती है मैं मर जाऊंगी, मगर जरमील के पास वापस नहीं जाऊंगी। बोलते वक्त चंद मोती टूट कर अपना असल खोते चले गए। उनकी आंखों ने जाने क्यों अपना दुख उसी शख्स के आगे अयां कर दिया, जो कि उनकी बेटी की ऐसी हालत का जिम्मेदार था। उसके अरमानों का कातिल, उसके जज्बात को मसख करने का कसूरवार यही था। अगर अपना दुख उसी शख्स के आगे अयां कर दिया तो क्यों? मुझ में अब हौसला नहीं याले को कुछ होता देखते हुए। मेरा सब्र, मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। याले बहुत बिखर गई है। मैं जानती हूँ वो अगर बोलती है, हंसती है, मुस्कुराती है तो सच्ची खुशी उसके चेहरे से मफकूद है। ऐसा लगता है उसका दिल मुर्दा हो चुका है, उसकी आंखें पतरा गई हैं, जिसे वो सब से तो छुपा सकती है, मगर मुझसे, अपनी माँ से नहीं।
मेरा भी ईमान है चची जान, याले चाहे कितना ही नाराज हो बदगुमान सही, मगर मैं अपनी जान देकर भी मना लूंगा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तुम दोनों खुश खुर्रम रहो, एक साथ रहो, उसके अलावा उसकी माँ, उस माँ की और कोई ख्वाहिश नहीं। मगर आज मैं अपनी औलाद के आगे बेबस और मजबूर और लाचार हो गई हूँ। किस कदर हारी हुई माँ लग रही थी वो, जिस तरह उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बहुत दुख हुआ था जरमील को, दिल शिद्दत से चाह रहा था कि जाए और याले के मुंह पर दो झापड़ रख के दे, जिसकी वजह से उनकी उसकी अपनी माँ दुखी थी, रो रही थी, मगर नहीं, क्योंकि ना तो वो पहले वाला जरमील था, ना ही वो पहले वाली याले थी। प्लीज चची जान मत रोइए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उसने अपने कोट की जेब से रुमाल निकाल कर उनके बहते आंसू साफ किए और इसी दौरान नीचे से आसिया भी चली आई। तुम फिर रो रही हो, समझाया था ना मैंने कि अब रोना मत। वो करीब आई और उसका शाना थाम लिया। वो पहले ही बहुत दिल बर्दाश्ता हो रही थी, मजीद आसिया से लग के बिखरती चली गई। क्या करूं भाभी, याले की ऐसी हालत देखी नहीं जाती मुझसे। ठीक हो जाएगा सब, तुम फिक्र मत करो। उन्होंने नजमा की पुष्ट सहलाई, रोने लिए सोफे पर आकर बैठ गई। जरमील ने रजा को गोद से नीचे उतारा। वो भागता हुआ अपने खिलौने की तरफ बढ़ा जो कालीन पर बिखरे पड़े थे। आसिया नजमा को चुप करवा रही थी। जमीन का दिल मजीद शर्मिंदगियों की गहराइयों में डूबता चला गया। वो अब वहां नहीं ठहर सकता था। ओके मम्मी, मैं अब ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ठीक है चांद, फी अमान अल्लाह। उन्होंने दुआ दी। जमील एक दुख भरी निगाह नजमा पर डालता नीचे की सिमत बड़ा था। इतने में सिमरन भी किचन से बाहर आई। उन दोनों को एक साथ सोफे पर बैठे देखा, वहीं चली आई। अस्सलाम वालेकुम खालाजान। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। उनकी आदत ऐसी थी, सलाम के साथ दुआ जरूर देती थी। मामा, याले के पास कौन है? हीरा बैठी है, मगर याले सो रही है। मैंने सूप तैयार कर लिया है, चले, वो उठेगी तो सूप पिला के दवाई दूंगी। चलो रजा, पहले जब तक आपको नहला दूं, चेंज कर दूं। वो रजा की तरफ बढ़ गई, जो खिलौनों के साथ खेल रहा था उसे गोद में लिया और अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गई। अल्लाह उसकी सोनी गोद भी भर दे, बहुत मोहब्बत करती है रजा से। नजमा ने जाती हुई सिमरन को देखा। आमीन, अल्लाह कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। चलो याले के पास चलते हैं। दोनों खड़ी होगी और खबरदार जो अब रोई तो। उन्होंने हल्का सा डांटा, हालांकि खुद उनका दिल भी याले के लिए रो रहा था। मुझे तो डांट रही हैं, खुद को भी समझा ले। नजमा ने आसिया की भीगी आंखें देखी। ठीक है, हमें याले के सामने नहीं रोना। दोनों भीगी आंखों समेत मुस्कुरा दे और याले के बेडरूम की तरफ बढ़ी। वाने बीबी, आपके कपड़े निकाल दो, नूरी ने वानिया से कहा, जो बेड पर ब्लैंकेट ओढ़े करवट के बल लेटी थी। नूरी की आवाज पर रुख बदल कर देखा। वो देख चुकी थी कि वानिया जाग रही है। क्यों, आज आप अपनी सहेली की मंगनी में जाएंगी ना? नूरी ने याद दहानी करवाई थी। नहीं, मैं नहीं जा रही, मेरा बिल्कुल दिल नहीं जा रहा। उसने दोबारा से करवट ले ली थी। मगर आप तो कह रही थी वो आपकी पक्की सहेली है। हाँ, मगर मैं फिर भी नहीं जा रही हूँ, उसने बेजारी से जवाब दिया। वानिया बीबी, आपकी सहेली को बुरा लगेगा, मैं आपके साथ रहूंगी, कहीं कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उफ, वो कितना बोलती हो, क्यों बहस कर रही हो मेरे से? मैंने कहा ना नहीं जाना, तो बार बार सवाल दोहराने का मकसद। उसने गुस्से से नूरी को बुरी तरह डांट दिया तो वो बेचारी सहम के दो कदम पीछे हट गई। क्या बात है भाई, हमारा बेटा क्यों खफा हो रहा है? रेहान शेख उसके इस दौरान अंदर आ चुके थे। वानिया उनकी आवाज़ सुनकर मुड़ी और सहारे के बल आराम से बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई। बाबा, ये नूरी है जिसे आपने बिला वजह मेरे सर पर मुसल्लत किया हुआ। उसने नूरी को घूरा, जो सर झुकाए मजलूमों की तरह खड़ी थी। रेहान शेख ने नूरी को देखा, फिर वानिया को। तो बाबा की जान, अच्छा है ना, आपको बोरियत नहीं होगी, खुद को अकेला महसूस नहीं करोगी। अच्छा खैर ये बताओ, बात क्या है, मूड क्यों ऑफ है? आज शहर की इंगेजमेंट है जी, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि शहर आपकी बेस्ट फ्रेंड है। मगर बाबा, मेरा ज़रा भी दिल नहीं चाह रहा, और अब तो बाहर निकलते हुए भी डर लगता है। शॉपिंग मॉल का किस्सा वो भूली नहीं थी। अगर इसी तरह डरती रहोगी तो उसको और उस डर को अपने ऊपर हावी कर लोगी। उनका इशारा वो अच्छी तरह समझ गई थी। मगर बाबा, उसका जारहाना सलूक मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो शख्स एक नंबर का जाहिल जंगली इंसान है। फिक्र मत करो, मैंने ऊपर बात की है। वो समझता है कि यूं ही आज़ाद दंदनाता फिरेगा, जो दिल चाहे करता फिरेगा, और कोई उसे कुछ कहने वाला नहीं। तो फिर तो बहुत बड़ी खुशफहमी है उसकी। डीएसपी ज़िया पता करवा रहे हैं कि आखिर ये शख्स है कौन, कहाँ से आया और क्या चाहता है। बहुत नुकसान किया है उसने मेरा, ऐसे तो नहीं बख्शूंगा। मगर आप ये भी देखो कि किस कदर बुज़दिल है कि मेरे सामने नहीं आ रहा। कब तक, आखिर कब तक नहीं आएगा? जिस दिन मेरे सामने आ गया, वो हशर करूंगा, 1000 बार सोचेगा। सोचे तो कम पड़ेगा, सिर्फ एक बार मेरे सामने आ जाए। मुझे उस दिन का शिद्दत से इंतजार है। कितनी नफरत थी उनके लबो लहजे में। आंखें जैसे शोले गुल रही हों। वाने ने बहुत गौर से रेहान शेख को देखा था। बाबा, मुझे भी उस दिन का इंतजार है। मैं भी चाहती हूँ उसे सख्त से सख्त सजा मिले। आप डीएसपी अंकल से कहें वो जल्द अज जल्द उसे पकड़े। बाबा, मुझे बहुत डर लगने लगा है। वो बहुत तेज है, बहुत चालाक। उसके नैन कटोरे भीगे लगे। वो ऐसी जाल में फंस गई जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बस अपने बाबा की एक ही हल्की सी
उम्मीद थी। वो चाहे कितना ही चालाक और शातिर क्यों ना हो, मगर मैंने भी अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया है। वो बच नहीं पाएगा। आपके एक एक आंसू, एक एक तकलीफ का उसे हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले मुझे आपकी फिक्र ज़्यादा है। इस तरह सब कुछ छोड़ छाड़ के यूँ कमरा बंद किए अंधेरे में पड़ी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मगर बाबा, मैं यहाँ खुद को महफूज समझती हूँ। ऐसा लगता है मैं बाहर निकली और वो जाने कहाँ से आ जाए और मुझे हरासा कर देगा अपनी उल्टी सीधी बकवास करके। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब वो आपको भी कुछ बोलता है तो दिल चाहता है कि उसको शूट कर दूँ, टुकड़े टुकड़े कर दूँ। आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी, लेकिन अभी कोई फजूल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब से आप जहाँ भी जाएंगी वो मैं खुद आपके साथ चलूंगा। तुम ऐसा करो, नूरी के वानिया का कोई अच्छा सा ड्रेस निकाल के प्रेस कर दो, मैं भी तैयार होकर आता हूँ। वो पास खड़ी नूरी को हुक्म देते हुए खड़े हो गए थे। मगर बाबा, बस अब एक और लफ्ज़ नहीं। अगर हिम्मत होगी तो मेरे सामने आए, मैं भी देखता हूँ ऐसी कौन सी तोप चीज़ है। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ आपके साथ। चलें, खड़ी हो जाएं, तैयार हो जाएं। बाबा, एक बात कहूँ? उससे इतनी आज से पूछा कि वो सिर्फ देख कर रह गए। हाँ बाबा की जान, कहें आपको इजाज़त की कब ज़रूरत पड़ गई? हम यहाँ से बहुत दूर चलते हैं, पाकिस्तान से बाहर कनाडा शिफ्ट कर लेते हैं। रेहान शेख समझ गए थे कि वो किससे भाग रही है। ज़रूर चलेंगे, मगर उसका अंजाम देखने के बाद। मैं खुद भी आपको यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। वहाँ जाकर आपका ऑपरेशन करवाना है, मगर पहले इस मसले से निपट लूँ। ओके? उन्होंने उसके सर पर दस्ते शफकत रखा था। ओके? वो तो मुस्कुरा भी ना सकी। फिर वो रुके नहीं, कमरे से निकलते चले गए। नूरी वार्डरोब की सिमत बढ़ गई। ये वाला सूट निकाल दूँ वानिया बीबी? नूरी ने वही वाला भड़कता आतिशी सूट निकाल था जो अफरीदी ने जबरदस्ती उसकी गाड़ी में रखवा दिया था। नहीं, ये वापस रख दो, दूसरा निकाल दो। उसने नफरत भरी निगाह उस सूट पर डाली और बैसाखी साइड से पकड़े उसके सहारे बेड से नीचे उतरी उतरी थी। जी बेहतर। नूरी ने वो सूट वापस हैंगर में लटका कर वार्डरोब में रख दिया और दूसरा निकाल के आयरन स्टैंड की जानिब बढ़ गई। वो नहाकर निकली थी। धानी जॉर्जेट के एम्ब्रॉयडरी सूट में उसकी शहाबी रंगत बहुत खिल रही थी। बड़ी मुश्किल से जल्दी जल्दी स्याह सिल्की बाल सुलझाए थे। गीले होने की वजह से पुष्ट पर ही छोड़ दिए थे कि उसको जाने की ज्यादा जल्दी थी। वो अरफिन के आने से पहले पहले नीचे भाग जाना चाहती थी। अभी आधा घंटा बाकी था उसके आने में। आजकल उसकी बेबाक निगाहों से, ज़ोमैनी बातों से वो डरने लगी थी। जल्दी से उसने एक कलाई में गोल्ड की 6 चूड़ियां पहनी और दूसरी कलाई में सुर्ख और ग्रीन कामदानी चूड़ियां भर ली। उसकी दोनों मरमरी कलाइयां सच की थी। ये सब फिलहाल बहुत ज़रूरी था, क्योंकि घर में कोई नहीं जानता था उन दोनों के माबैन क्या चल रहा है। गले में चेन लॉकेट डाला, कानों में गोल्ड की झुमकियां, दोनों हाथों की एक एक उंगली में गोल्ड की रिंग पहनी। कल राबे ने सख्ती से तनबीह कर दी थी कि ये सब तुम्हें पहनना है। नई दुल्हन हो, हमारे यहाँ नई दुल्हन इस तरह नहीं रहती। बुरा समझा जाता है, शौहर को बुरा बोला जाता है। उसने मजबूरन ये सब ना चाहते हुए भी पहना। जब वो मुकम्मल तैयार हो गई तो खुद को कदावर आईने में देखा, मगर ये क्या, आईने में उसके बिल्कुल पीछे एक अक्सर नमूदार हो गया था। और उसकी तो जैसे जान ही निकल गई। सबसे पहले उससे अपने दुपट्टे का ख्याल आया था, जो कि वहीं पास पड़ा था। वो मुड़ी नहीं थी, ऐसे ही साकत जामत खड़ी की खड़ी रह गई थी। आरफन आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बिल्कुल उसके पीछे नजदीक आकर ठहर गया। उसका मासूम और दिलकश चेहरा आईने में से देख रहा था, जिसकी पलकों की घनेरी बार सजदा रेस थी। होंठों को दांतों से बार बार कुचल रही थी और उंगलियां आपस में पेवस्त किए थी। उसकी घबराहट बहुत वाज़ेह थी। दिल की तेज धड़कती धड़कनों का शोर वो बासानी सुन रहा था। वो मुस्कुरा दिया और चेहरा जरा सा उसके कानों पर झुका दिया। अगर इतना हसीन इस्तकबाल मेरे लिए है तो शुक्रिया। धीमी सी सरगोशी कोई अफसाना सुना रही थी। उसकी पलकें फिर भी नहीं उठी थी, बल्कि उसकी धीमी सरगोशी पर लरस कर रह गई थी। आरफिन ने हाथ बढ़ा के उसकी ठोड़ी अपनी अंगश्त शहादत से ऊपर को उठाई, उससे स्याह आंखें ऊपर को उठाई। वो अक्स बहुत नजदीक था, इतना कि इंच पर का फासला भी खत्म हो गया था। आरफिन ने उसके दोनों शाने को पकड़ के उसका रुख अपनी सिमत किया था। वो इस पर इतनी बहुत हसीन लग रही थी। होंठों को दांतों से दबाने से उसके गालों के निपल गहरे होने लगे थे। उसकी साया फिसलती नेरी पलके अंदर की धक्कम पील की कहानी सुना रही थी। और जो सबसे खूबसूरत मंजर उसका दिल लूट कर ले गया था, उसके लंबे घने सिल्की नम बाल, जिसकी कुछ छोटी छोटी लटें उसके सुर्ख और सफेद रुखसार को छू रही थी। आरफन ने यह मंजर बहुत दिलचस्पी से देखा था। बेख्तियार उसका हाथ बढ़ा, उसकी छेड़ती लटों को बिलारादा ही अपने मजबूत हथेलियों के प्याले में उसका सुंदर मुखड़ा भर लिया था। मकसूम की तो जैसे जान मजीद मुश्किल में पड़ गई थी। उसने किसी भी पल सोमी की याद से खुद को नहीं छुड़ाया था, और यही उम्मीद उसने आरफिन से लगाई थी। वह अमानत में खैरत का तस्वुर कैसे कर लेती? सोमी से बेईमानी उसकी ज़ात के लिए गुनाह थी, और दिलो दिमाग की बात जुबान पर आ ही गई। आप ऐसा मत करेंगे, सोमी के साथ नाइंसाफी होगी। बमुश्किल वो बोल पाई। आरफिन, जिसकी आंखों में सरूर का नशा हिकोरे ले रहा था, मकसूम पर अपना हक समझकर उसकी सिमत बढ़ा था। दिल बेख्तियार ही उससे प्यार करने को हुमकने लगा था। सब कुछ भूलकर, सारे बंधन तोड़कर उसकी तरफ बढ़ा था। वो नहीं जानती थी कि उसकी दीवानगी, उसका जुनून मकसूम के लिए बढ़ता जा रहा है। वो जितना उससे दूर भागने की कोशिश करती, दिल मजीद उसकी सिमत खींचता चला जाता था।
उसकी कुर्बत और फुरकत की चाह रोज़ बरोज़ दो चंद होती जा रही थी, मगर वो तो उसकी बेकरारियों, उसके जुनून, उसकी दीवानगी से अनजान भागती जा रही थी। सिर्फ उसका ये एक जुमला उसके सारे जज्बात और एहसासात पर, उसकी बेकरारियों पर बंद बांध किया था। उसने बगौर उसके चेहरे को देखा था, जहाँ बेबसी थी अपनी बेकरारियों में। वो खुद देख ही नहीं पाया था कि खुद को छुड़ाने की वो मज़ाहमत कर रही थी। उसकी स्याह घोर आंखें नमी से भरने लगी थी। ज़ब्त की आखिरी मंजिल पर थी वो। अरफिन जितना खुद को बुरा भला बोलता कम था कि उस नाजुक जान को, जो उसकी रगे जान बन गई थी, कितना मुश्किल में डाल दिया था। सॉरी, अपना वादा भूल गया था, अपने दिल को तुम्हारी तरफ बढ़ने से रोक नहीं पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम एहतियात होगी। उससे अपने हाथों को उसके चेहरे से पीछे किया और 2 कदम पीछे हटा था। मगर एक बात कहूँ कि आपका शुक्रिया अदा करें मेरा। अगर मेरी जगह कोई और होता तो मोहतरमा आप बच नहीं सकती थी। ये दिल बहुत कमज़ोर होता है, इसे सिर्फ चाह चाहिए होती है। और आप जैसी हसीन तरीन बीवी से कौन काफिर अपनी नजरें चुराएगा, मगर ये गुनाह भी हमने अपने सर ले लिया है। जो मैंने बात कहकर उससे एक भरपूर निगाह उस पर डाली और फिर बगैर कुछ और कहे वॉशरूम में घुस गया। उसके जाने के बाद बगैर उसकी बात को समझे मकसूम ने तेजी से अपना दुपट्टा उठाया, अच्छी तरह सर पे ओढ़ा, बाहर निकल गई। वो कमरा समेट रही थी। वो कुछ देर पहले ही आली के पास से आई थी। आज तो अपना कमरा भी साफ करने की मोहलत नहीं मिली थी। इस कदर मसरूफियत रही थी रजा के मैले कपड़े वॉशरूम में टब में डाले, उसके बिखरे खिलौने इसके बॉक्स में डाले, बेडशीट चेंज की, सफाई सुथराई करने के बाद अब नहाने के लिए वार्डरोब से अपने लिए अच्छा सा कॉटन का सूट निकाला। आज सुबह से हालत खराब हो गई थी, खुद को आईने में देखने तक की फुर्सत नहीं मिली थी। कपड़े मलगजे, बाल भी ऐसे हो रहे थे जैसे 2 दिन से नहीं बांधे हो। सुबह से मुंह भी एक बार ही धोया था। अरशद को तो सख्त नापसंद थी उसकी ऐसी हालत। एक दफ़ा ऐसी हालत हो रही थी तो उसकी तो उसे अच्छी तरह याद है। अरशद इतनी बुरी तरह डांटा था कि वो कभी उसे ऐसी हालत में नजर ना आए। वो दिन था उसके बाद से हमेशा उससे एहतियात के लिए नहाय सफाई पसंद थे। ज़रा सी गर्द उनके मजाज पर गरा गुजरती थी। गंदा कमरा, मैली बीवी से उसे सख्त चिढ़ थी। अपना कमरा ही क्या, सिमरन ने तो अपना पूरा पोर्शन शीशे की तरह चमकाया हुआ था। जो आता था उसके सुगड़ापे की तारीफ किए बिना नहीं रहता था। हर काम में वो ताक थी। घर का कौन सा ऐसा काम था जो उसे नहीं आता था। किचन में होती तो एक से एक जायकेदार डिशेस बना के खिलाती कि पेट भर जाए, मगर नीयत नहीं भरती थी। गोया कि वो एक मुकम्मल हाउसवाइफ थी, किसी शय की कमी नहीं थी। सास का प्यार, नंद की मोहब्बत, शोहर की चाहत, सबसे माला माल थी। बस जरा अरशद गुस्से के तेज थे, जिससे वो जरा खाइफ सी रहती, वरना कोई कमी नहीं थी। एक कमी जरूर उसमें रह गई थी। 11 साल हो गए थे उनकी शादी को, मगर उसकी गोद सोनी थी। मगर उस घर के किसी भी फर्द ने उसे औलाद का ताना तो दूर, कभी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया था उसकी बेऔलादी का। सिमरन ने खुद भी सफ़र कर लिया था। अब तो दिल को बहला लिया था कि यकीनन अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, कोई मसलहत होगी, जो अब तक औलाद की नेमत से महरूम थी। मगर उससे अपनी ये महरूमी रजा से पूरी कर ली थी। उसका हर काम वो अपने हाथों से करती थी। सुबह से रात गए तक वो उससे लगा ही रहता, सिर्फ सोने वाले के पास जाता था, मगर आजकल वो भी नहीं जा रहा था। सिमरन उसे अपने पास ही सुला रही थी। नहीं सोचा मैं गलता बेड से अपने कपड़े उठाए ही थे कि अरशद आ गया। उसने मुड़ के पीछे देखा था। आप जल्दी आ गए। उसने घड़ी देखी, 8 बज रहे थे, वरना अरशद ने कहा था कि 11 बज सकते हैं। हाँ, मीटिंग से और ऑफिस वर्क से जल्दी फारिग हो गया था, मगर अभी 10 बजे की फ्लाइट से नैरोबी निकलना है। तुम यूं करो, मेरा सामान पैक कर दो। अरशद ने उसको अपना ब्रीफकेस थमाकर कोट उतार दिया, फिर चाय की नौट ढीली की थी कि उसी पल सिमरन पर उसकी नज़र ठहर कर रह गई। ये तुमने अपनी हालत क्या बनाई हुई है? उसने ऊपर से नीचे तक उसका बिगड़ा सरापा देखा। जी, वो दरअसल आज काम में इस कदर मसरूफ रही कि ख्याल ही नहीं रहा खुद का। वो झिझकते हुए बोली, काम का बर्डन चाहे तुम पर कितना ही क्यों ना हो, मगर ये मेरी लास्ट वार्निंग है। आइंदा इस हुलिये में मुझे नजर ना। और अब जाओ, पहले अपना हुलिया दुरुस्त करो, फिर मेरा बैग पैक करना। मैं जब तक याले के पास जा रहा हूँ। एक तेज निगाह उसके बिगड़े हुलिये पर डालता कमरे से बाहर निकलता चल गया। वो याले के बेडरूम में दाखिल हुआ, जहाँ नजमा सलीम अहमद बैठे थे। उन्हें सलाम करता वो याले के बेड के पास रखी चेयर पर आ बैठा था। कैसी है मेरी गुड़िया? उसने नम लहजे में बोलते हुए उसके सर पर हाथ रखा था। जी, पहले से बेहतर हूँ। मुस्कुरा दी। दर्द वगैरह तो नहीं है अब? नहीं। ओके, कुछ खाओगी? अगर बाजार से खाना है तो अभी मंगवा देता हूँ, और अगर कोई और फरमाइश है तो घर में ही बनवा देता हूँ। नहीं अरशद भाई, सिमरन भाभी ने अभी मुझे सूप पिलाया है। किसी चीज़ का खाने को दिल नहीं चाह रहा। उससे जान निसार होती नजरों से अपने भाई को देखा था। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी है। वैसे आज मेरी डॉक्टर से बात हुई है, सारी रिपोर्ट्स अल्लाह का शुक्र है ठीक है। ये प्लास्टर भी कल तक उतर जाएगा। जी अरशद भाई, प्लीज़ ये प्लास्टर सबसे पहले उतरवा दीजिएगा। ऐसा लगता है अपाहज हो गई हूँ मैं। खुदा ना करे। याले क्या और फुल बोल रही हो? नजमा ने झट से उसे डांट दिया था। बिल्कुल ठीक डांट पड़ी है, ऐसे नहीं बोलते गुड़िया। 1-2 दिन में ये प्लास्टर उतर जाएगा। अरशद ने नरमी से देखते हुए मुस्कुरा के कहा, अरशद भाई मैं बेड पे लेटे लेटे बेजार आ गई हूँ। कुछ दिन की बात है, ठीक हो जाओगी। और बेटा, आपकी बेहतरी के लिए तो डॉक्टर ने प्लास्टर बांधा है। सलीम अहमद ने कहा। उन्हें भी एहसास था कि याले बेजार हो गई थी, वरना वो कहाँ टिकने वाली थी। और क्या, बस थोड़ा और सब्र कर लो। वैसे भी मेरी गुड़िया तो बहुत बहादुर है, उसने प्यार से समझाया। नजमा और सलीम अहमद
उन दोनों बहन भाई की मोहब्बत देखकर मुस्कुरा दी। अच्छा अरशद, कब तक निकलोगे? सलीम अहमद को अचानक याद आया, वरना रिया लेके चक्कर में वो भूल गए थे। 10 बजे की फ्लाइट है पापा, बस फ्रेश होकर खाना खा के निकलता हूँ। कहीं जा रहे हो अरशद? नजमा ने पूछा। जी मामा, नैरोबी जाना है, फैक्ट्री के लिए कुछ मशीनरी देखनी थी, इस सिलसिले में जाना है। फिर वापसी कब तक होगी? 1 हफ्ता भी लग सकता है और 15 दिन भी। भाई साहब ने बताया। कब तक ज्वाइन करेंगे तुम्हें? सलीम अहमद ने आज फहीम अहमद से मुलाकात नहीं हुई थी ऑफिस में। ताया जाने कहा है वो एक दिन में वहाँ आ जाएंगे, क्योंकि अगर हम मशीन खरीद लेते हैं तो उनके दस्तक तो लाजमी होने चाहिए। उसकी पूरी तवज्जो सलीम अहमद पर मरकूज थी। अर्शद, तुम सिमरन को भी अपने साथ ले जाओ, जाने वहाँ क्या खाओगे, कैसे खुद की देखभाल करोगे, मुझे फिक्र रहेगी। नहीं मामा, याली की भी तबीयत ठीक नहीं। हाँ, अगर नेक्स्ट टाइम गया तो ले जाऊंगा। वैसे भी आपकी बहू हर दफ़ा मेरे साथ जाती है, इस बार नहीं जाएगी। अरशद होले से मुस्कुरा दिया। अरशद भाई, आप मेरी फिक्र मत करें, मैं आप बहुत पहले से बहुत बेहतर हूँ। आप सिमरन भाभी को भी अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपका खुद का भी दिल उनके बगैर नहीं लगेगा। याले ने शरारती नजरों से अपने चहीते भाई को देखा। चलो तुम्हारी बात मान ली, तो फिर तुम्हारी भाभी को कौन मनाएगा? अर्शद ने मुस्कुराते हुए कहा, और कमरे में सिमरन को आते भी देख लिया था। मैंने आपका सामान पैक करवा के गाड़ी में रखवा दिया है, कपड़े भी वॉशरूम में लटका दिया। आप फ्रेश हो जाएं, फिर मैं खाना गर्म करके लगाती हूँ। सिमरन याले के पास बैठ गई। सिमरन बेटा, तुम भी अपना सामान पैक कर लो, अरशद के साथ तुम भी जा रही हो, नजमा ने नरमी से कहा। नहीं मामा, मैं माजरत चाहती हूँ, आपकी बात नहीं मान सकती, क्योंकि याले को इस हालत में छोड़ कर कहीं नहीं जा सकती हूँ। लेकिन हम सब हैं ना, याले के पास, देख लेंगे। नहीं मामा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगेगा, पूरा ध्यान याले में अटका रहेगा। उसने याले का हाथ पकड़कर उसे मुस्कुरा कर देखा। सिमरन भाभी, मैं ठीक हूँ, आप चली जाइए। नहीं, जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हें छोड़ के। अब तुम खुद ही देख लो, तुम्हारी भाभी को हमसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल है। अर्शद ने प्यार से उसका निखरा निखरा धुला चेहरा देखा। ये वो चेहरा था जो दिल की ऐवानों पर चमकता था। बहुत मोहब्बत करता था वो सिमरन से, मगर ये पहला मौका था जो वो उसके बगैर जा रहा था। जहां भी गया हमेशा उसे अपने साथ लेकर गया, इसलिए तो आज 11 साल में एक भी दफा उसकी खाला खालू के घर उसे एक रात भी रुकने नहीं दिया था। लेकिन मैं फिर भी मनाऊंगी। याले को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था अरशद को यूं अकेला जाता देखकर, वरना जब भी वो अरशद मुल्क से या शहर से बाहर गया, सिमरन को अपने साथ लेकर ही गया था। रहने दो याले बेटा, सिमरन बेटी नहीं जाना चाहती तो जिद मत करो। सलीम अहमद ने शफ़क़त से दोनों को देखा था। मगर पापा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा अरशद भाई का अकेला जाना। बस अब अगर एक लफ्ज़ और कहा तो सही वाली पिटाई होगी। सिमरन ने बिलाखिर उसे हल्का सा डांट दिया। क्यों चाहती हो मेरी भी डांट पड़े? अर्शद ने जिस मस्कीन से सूरत बनाई थी, याले मुस्कुरा दी, जबकि सिमरन उसका इशारा समझकर बुरी तरह झीम कर खड़ी हो गई थी। आप फ्रेश हो जाए, मैं जब तक खाना गर्म करके लगवाती। सिमरन ने अर्शद को बगौर देखा, जो आज काफी अरसे बाद बड़े मूड में लग रहा था, वरना जब से याले की शादी हुई थी जरमील उसे छोड़ के गया था। फिर याले का बिखरना, रोना, तड़पना, इन सब हालात ने उसे बिल्कुल बदल कर रख दिया था। कभी कभी तो उसके गुस्से की जद में वो भी आ जाती थी। चलो भाई, हमारी होम मिनिस्टर ने आर्डर दे दिया है, जिसकी हुकूमतुल्ली नामुमकिन है। अर्शद ने दिलचस्पी से उसे देखा। नजमा ने प्यार से अपने बेटे बहू को देखा था, दिल से दोनों को दुआ दी थी। अरशद को भी काफी अरसे बाद वो उसके पुराने रूप में देख रही थी और खुश हो रही थी। बताओ जरा, कितने खुश हैं? देख लें सिमरन भाई भाभी, अरशद भाई गोरियों के मुल्क जा रहे हैं, वो भी आपके बगैर। यकीनन कुछ तो दाल में काला है। याले की पूरी कोशिश थी सिमरन को भेजने की। अरे बड़ी लड़ाका बिल्ली हो, मेरी बीवी के दिल में शक डाल रही हो। अरशद ने मसनूई घूरा था, जिसका याले पर कोई असर नहीं हुआ था। जी नहीं, यकीनन कोई तो बात है, वरना आप कभी सिमरन भाभी के बगैर जाते नहीं हैं। अच्छा है ना, थोड़ी सी आज़ादी मिलेगी। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ एक आध अफेयर चला के आऊँ। अरशद आज फुल मूड में थे। सिमरन ने हैरानी भरी नज़रों से उसे देखा था, जिसके होंठों पर जानदार मुस्कुराहट खेल रही थी। आप इसी तरह हैरान होती रहिएगा। अरशद भाई हवाओं में उड़ते जा रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि शक डाल रही हूँ और खुद अपने दिल की बातें कर रहे हैं। वो नेकी में लिखा जा रहा होगा ना नजमा? सलीम अहमद जानते थे कि वो मजाक कर रहा था, सिर्फ याली और सिमरन को छेड़ रहा था। वो इनकी बातों से मुस्कुराने के साथ साथ लुत्फ अंदोज भी हो रहे थे। तुम लोग बातें करो, मैं भी अब आराम करूंगा। सलीम अहमद अपनी जगह से खड़े हो गए। फिर अरशद को मुखातिब किया। अरशद, अगर कहो तो मैं एयरपोर्ट तक छोड़ने चलूं? अरे नहीं पापा, मैं चला जाऊंगा, ड्राइवर छोड़ आएगा, आप आराम कर लीजिए, थक भी गए होंगे। अरशद को उनकी थकन का ख्याल था। चलो जैसा तुम बेहतर समझो। ओके बेटा, फिर मेरी तरफ से गुड नाइट। वो याले के पास आए और उसके सर पर हाथ रखा। ओके पापा, गुड नाइट। याले धीरे से मुस्कुरा दी। मैं भी चलूँ, आपको एक कप गर्म कॉफ़ी दूँ, फिर वापस आती हूँ। नजमा भी खड़ी हो गई, इसी इस्लाम में मकसूम भी वहाँ चली आई। सबको इस्लाम के याले के पास आकर बैठ गई। बेटा, आप यहाँ याले के पास हो? उन्होंने मकसूम से पूछा। जी मानी जाना, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं सुबह तक याले के पास हूँ, उससे धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। नजमा ने उसकी मुस्कुराहट का जवाब दिया और सलीम अहमद के पीछे पीछे चल दी। तो फिर क्या सोचा सिमरन भाभी आपने? देखे आखिरी बार सोच लें, अरशद भाई आपका पल्लू छुड़ा के भाग रहे हैं। याले ने बात को वहीं से पकड़ा जहां से स्टॉप कर दिया था। सब समझ रही हूँ, तुम्हारा इरादा भी और तुम्हारे भाई का इरादा भी, मगर मैं फिर भी किसी सूरत नहीं जा रही हूँ, और उससे पहले के टाइम जाया करो, मैं ही चली जाती हूँ। दोनों पर एक नज़र डालती वो कमरे से निकल गई थी। सॉरी अरशद भाई, आपको अकेले ही जाना पड़ेगा, याले ने इतनी मासूमियत से कहा कि
वो ज़ोर से हंस दिया था और हल्के से उसके सर पर चपत लगा दी। बेवकूफ़, तुम जानती हो ना कि सिमरन तुम्हें किस कदर चाहती है। मैं जानता था कि वो कभी भी तुम्हें इस हालत में छोड़ के नहीं जाएगी, मगर अरशद भाई मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर आपका खुद का दिल भी तो नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। मगर वहाँ तुम्हारी दूसरी बात पर गौर किया जा सकता है। वो मुस्कुराते हुए बोला। कौन सी बात? वो ना समझी की कैफियत में उसे देखने लगी। अरे दिल लगाने वाली, वहाँ एक आधा फेर चलाकर दिल लगाया जा सकता है अरशद भाई। वो पिसर आंखें फैलाकर धीरे से चीखी थी। अरे यार, मजाक कर रहा हूँ, भला तुम्हारी भाभी से भी ज्यादा कोई अच्छा हो सकता है। वो हल्के से हंस दिया। चलो अब ऐसा है, तुम आराम करो, मैं भी फ्रेश होकर निकलूंगा। वो खड़ा हो गया। ठीक है, फी अमान अल्लाह। उससे मुस्कुरा के दुआ दी। अल्लाह हाफिज। अरशद ने उसके सर पर हाथ रखा और बाहर निकल गया था। मकसूम जितनी हैरान होती कम थी। वो पहली बार अरशद को यूं हंसता हुआ देख रही थी, बल्कि मजाक करता हुआ देख रही थी। वरना अरशद को जब भी देखा सख्त अंदाज में ही देखा। चेहरे पर मामूली सी मुस्कुराहट तक नहीं देखी थी। अरशद भाई को मुस्कुराना भी आता है? दिल का सवाल जबान तक आ ही गया। हैरानी भरी आंखें याले पर थी। याले ने मकसूम को देखा। याले ने एक सर्द सांस खींची थी। पहले अरशद भाई ऐसे नहीं थे, बहुत हंसमुख थे, हर वक्त मुझे छेड़ते और मामा पापा से डांट खाते थे। लेकिन मेरी शादी के बाद से बहुत बदल गए हैं, बहुत रिजर्व हो गए हैं। जानती हूँ, उनका गुस्सा शुरू से ही बहुत ज्यादा है। हमारे घर दो लोगों का ही तो गुस्सा बहुत तेज और खतरनाक है, एक अरशद भाई का और एक जरमील का। मुझे इन दोनों के गुस्से से बहुत डर लगता है। तुम जरमील भाई से भी डरती हो? उसने हैरान होकर पूछा था, क्योंकि 2-3 दफा की मुलाकातें खुद उसके सामने भी हो चुकी थी, जिससे कहीं से भी नहीं लगता था कि वो जरमील से डरती होगी। कुछ पल तो याले चुप रही, मगर फिर जवाब भी दिया था। हाँ, पहले डरती थी, मगर अब नहीं। मुझे उनसे बिल्कुल डर नहीं लगता। मेरे दिल में उनके लिए पहले जो इज्जत और एहतराम था, वो सब नफरत में बदल चुका है। मैं उनसे शदीद नफरत करती हूँ। उनका चेहरा भी देखना गुनाह समझती हूँ। सब्ज आंखों में एक दुख हलकोले ले रहा था, साथ नफरत की दहकती चिंगारी भी थी। और ये सब सिर्फ उस एक शख्स की वजह से था, जरमील अहमद की वजह से। मकसूम को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने याले के जख्म उधेड़ दिए हों। उसके चेहरे पर दुख और करब और के तकलीफ के साए गहरे होने लगे थे। मकसूम को बहुत अफसोस हुआ था। आई एम सॉरी याले, मुझे जरमील भाई का जिक्र नहीं करना चाहिए था। याले ने नमी भरी आंखों से उसे देखा था। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा खैर, छोड़े इस फजूल जिक्र को। आप ये बताएं, कल पूरी रात आप यहाँ क्यों थी? उसने अपना मुंह तेजी से बदला के मकसूम देखती रह गई। ऐसा लगा जैसे आंसुओं का एक गोला उसने अपने हलक के अंदर ही उतार लिया हो। क्यों? मुझे नहीं होना चाहिए था? मैं तो आज रात भी तुम्हारे पास ही रुक रही हूँ, बल्कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हारे पास ही रुकने वाली हूँ। मकसूम को तो वैसे भी किसी के पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व होने की आदत नहीं थी। उससे यारे से मजीद कुछ ना कहा, बल्कि उसके इस तरह इतनी जल्दी बदलने पर हैरान जरूर हुई थी, मगर खुद को भी उसके मूड के मुताबिक ढाल लिया था। क्यों बेचारे आरफीन भाई पर जुल्म कर रही हैं? मकसूम कुछ नहीं बोली, धीरे से मुस्कुरा दी, चेहरा नीचे किए। सिमरन खाना यही कमरे में ले आई थी। इतनी देर में अरशद भी वॉशरूम से निकल कर आ गया था। आईने के सामने खड़ा खुद पर परफ्यूम छिड़का, फिर वहां सोफे पर आकर बैठ गया, जहां सिमरन उसका इंतजार कर रही थी। क्या बना है आज? उसने प्लेट आगे खिसकाई है। आज अगर पता होता कि आप घर पर ही खाना खाएंगे तो कुछ स्पेशल बना लेती, मगर मामा और मेरा दिल आज दाल चावल के साथ शामी कबाब खाने को चाह रहा था। चलो ये भी अच्छा है, तुम तो जानती हो कि मुझे खाने में नखरे बिल्कुल पसंद नहीं। उसने मुस्कुराते हुए प्लेट में चावल निकाले, थोड़ी सी दाल डालकर उस पर शामी कबाब रख लिया। सिमरन ने पानी का गिलास भर के उसके आगे रख दिया। अगर टाइम है तो एक कप चाय या कॉफी बना दूं? अरे नहीं यार, रहने दो। उसने खाना खत्म करके प्लेट रखी, पानी पीकर खड़ा हो गया। सिमरन भी खड़ी हो गई थी। अरशद ने सिमरन को देखा, मुस्कुराते उसका हाथ थाम लिया। चलोगी तो बताओ, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, हफ्ता भी लग सकता है और 15 दिन भी। नहीं, मैं जरूर चलती अगर याले ठीक होती तो। अरशद ने बगौर उसका चेहरा देखा। सिमरन ने उसके इस तरह गौर से देखने पर झीम कर रह गई। आज कितने अरसे बाद उसका वही पुराना वाला रूप था, वही अरशद जो जाने कहाँ खो गया था। ऐसे क्या देख रहे हैं? सोच रहा हूँ, दिन तो काम में गुजर जाएगा, मगर रात का क्या करूंगा? वो कैसे कटेगी? तुम्हारे बगैर सोने की आदत नहीं है। आप तो बस 11 साल हो गए हमारी शादी को, मगर आज भी ऐसे ही हैं जैसे शादी के पहले दिन थे। सिमरन ने ब्लश होकर अपना हाथ उठाने की कोशिश की, मगर बेकार रहा। अगर 1100 साल भी हो जाएंगे तब भी मैं सही रहूंगा। बोलो क्या कर लोगी? उसने जो हाथ खींचा तो वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाई, सीधा उसके वसीयरी सिरे से आ लगी थी। अरशद क्या कर रहे हैं? आपको देर हो रही है, जाते जाते भी टाइम लग जाएगा। लगता है अपनी बात पर अमल करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी बेगम तो हमें कोई रिस्पांस ही नहीं दे रही। कौन सी बात? सिमरन ने सवालिया नजरों से उसे देखा। वही अफेयर वाली। अब वो जान के उसे छेड़ रहा था, जिसे वो अच्छी तरह समझ गई थी। ठीक है, कर ले, फिर देखिएगा मैं क्या करती हूँ। अच्छा, क्या करोगी? जान से मार दूंगी। किसे? अरशद ने उसकी आंखों में अपना अक्स देखा। आप दोनों को उससे झट से खुद को उससे छुड़ा लिया।
और आज के लिए इतनी बातें बनानी काफ़ी हैं, कुछ आकर कर लीजिएगा। दिल हालांकि दिल अंदर से बहुत खुश हो रहा था अरशद को पिपराने वाले अंदाज में देखकर। दिल तो यही राग अलाप रहा था कि वो यूं ही बातें करता रहे, उसे छेड़ता रहे, वक्त ठहर जाए, पल थम जाए, मगर मजबूरी थी, उसे जाना था। अरशद ने बहुत जानदार कहका लगाया था, इसका मतलब है सिमरन बेगम अपने शौर्य नामदार अरशद अहमद से बेजार आ गई हैं। वो सताने से बाज नहीं आ रहा था। अल्लाह ना करे अरशद, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जिस दिन ये सोच मेरे तसव्वुर में भी आए, वो दिन, वो पल, वो सांस मेरी आखिरी सांस हो, मुझे अगली सांस नसीब ना हो सिमरन। अरशद ने बेसाख्ता इसके हिलते लबों पर अपना मजबूत हाथ रख दिया था। पागल हुई हो जो मुझे ऐसी बद्दुआ दी है तुमने? नहीं अरशद, मैंने आपको नहीं, खुद को बद्दुआ दी है। उसने अरशद का हाथ थाम लिया था। मैं और तुम अलग अलग है क्या? नहीं तो। उसने नफी में इधर उधर गर्दन हिलाई। तो फिर अपना कान पकड़ो और सॉरी कहो। उसने मुस्कुराते हुए अरशद के दोनों कान पकड़ लिए। सॉरी? अरे मेरे क्यों? क्यों मैं और आप अलग अलग हैं क्या? समझदारी से उसकी बात उसी को लौटा दी। बहुत चालाक हो, उसकी बात को समझते हुए उसकी नाक जोर से दबा दी। थैंक यू, वो भी होले से मुस्कुरा दी। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी ज़िंदगी मुस्कुरा रही हो और फूल ही फूल खिल रहे हो। वो जो कुछ अरसे से अरशद से खाइफ थी, नाला थी, वो उसकी वो उसे एक पल में मिट्टी के ढेर हुए। उसका दिल शीशे की तरह चमक रहा था और उस शीशे में एक यक्स मिला रहा था अरशद अहमद का। अच्छा, अब और देर मत करें, आपकी फ़्लाइट का टाइम भी हो रहा है। वो उसके पास से हटी, मामूल की तरह टेबल पर उससे उसका मोबाइल और वॉलेट उसे दिया था। मिस करोगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये तो है। अरशद ने फिर से उसका हाथ थाम लिया। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हर रोज़ हर रात तुम्हें फ़ोन करूँगा। मैं इंतज़ार करूँगी। वो दिलकशी से मुस्कुरा दी। बहुत खुशगवार मूड के साथ वो उसे छोड़ गया था। सिमरन ने ये पल, ये साथ अपने दिल में कैद कर लिए थे। और भाई, तुम्हें ठीक होना है या नहीं? आरफिन उसके कमरे में आया था उससे मिलने। तुम्हारी वजह से मैंने 3 दिन आगे बढ़ाए हैं। मगर अब सोच रहा हूँ मैं और मकसूम अकेले ही चले जाएं। मकसूम का तो दिल जैसे बंद ही होने को था। उसने बात ही ऐसी कर दी थी। आरफिन भाई, लगता है आपको अपनी जान अजीज नहीं है। याले चुप रहने वालों में से नहीं थी। हमें अपनी जान बहुत अजीज है, तुम्हें क्या खबर? उसकी पुरशौक नज़र मकसूम पर थी, जो किसी से छुपी नहीं रह सकी थी, जो कि आपकी जान याले के चुंगल में फंसी हुई है। हीरा ने उसकी नज़र की चोरी पकड़ते हुए मुस्कुरा के मकसूम को देखने के बाद आरफीन को देखा था। मकसूम उन लोगों की जो मैंने बातें अच्छी तरह समझ रही थी। खुद का निशाना बनना जैसे उसका दिल सहमा रहा था। और ये जान आपकी फंसी रहेगी जब तक मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। याले ने माहौल का मजा लिया था। आरफीन को छेड़ने से हमेशा से ही बहुत लुत्फानंदोज करता था। अब बोलिए आरफीन भाई, बहुत मज़े आ रहे हैं ना आपके? जो हम आपको हनीमून अकेले मनाने देंगे। हीरा ने याले का भरपूर साथ दिया था। नहीं, ये दुनिया का पहला हनीमून होगा जो तुम मुल्कुल मौत साथ होगी हमारे। आरफी ने जले दिल के फफोले फोड़े। हीरा और याले को बारी बारी देखते हुए मकसूम पर निगाह की। अंदर जबकि अंदर आती सिमरन हंसती। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर आरफी ने पीछे पलट कर देखा था। आप भी हंस रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल ही अकेला कर दिया। आरफी ने शिकायती नज़र से सिमरन को देखा था। नहीं, आज मेरी सपोर्ट पूरी तुम्हारे साथ है। वो वहीं आकर बैठती जहाँ मकसूम विराजमान थी। क्या मतलब अरशद चले गए हैं? आज याले के पास मैं रुक रही हूँ। काश पहले ही चले जाते, मुझे यूं एक हफ्ते तक अकेले तो सोना नहीं पड़ता। तौबा है आरफीन भाई, आपने तो बेबाकी में याले का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। हीरा को बात को समझते हुए बुरी तरह चीप कर रह गई थी। अगर मैं यूं बिस्तर पे इस तरह ना लेटी होती तो तुम्हें अच्छी तरह बताती। एक तो तुम्हारे लिए भला सोचो और तुम हमें ही रगे दो। याले ने हीरा को घूर के लताड़ दिया। ओह सॉरी याले, मैं तो मजाक करी थी। हीरा मिनमनाई थी। उसके मिनमनाहट पर आरफीन का जबरदस्त क्या कहा कमरे में गूंजा था, जिसे हीरा ने घूर कर देखा और बोले बगैर न रह सकी। आरफीन भाई, आप बहुत बदतमीज हैं। अरे वो क्यों? मैंने क्या कर दिया? लड़ तुम दोनों रही हो और इल्ज़ाम हमें, और ये लड़ाई आपकी वजह से ही होती है। आप तो पक्के दुश्मन हैं हमारी दोस्ती के। याले को फिर उसे बातें सुनाने का मौका मिला था। फिर तुम दोनों को हमेशा ही एक दूसरे से चिपका ही पाता हूँ। कभी कभी जो ये याजूज माजूज की जोड़ी अलग अलग नजर आए, जाने क्या क्या खिचड़ी बनाती रहती हैं। इसमें हमारी मासूम सी बेगम को भी शामिल कर लिया है। देख ले याले कैसे हमें मकसूम भाभी के सामने बेइज्जत कर रहे हैं। हीरा ने याले का हाथ थाम लिया। मकसूम भाभी भी क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में? इस बात से बेफिक्र हो, तुम्हारी मकसूम भाभी की ऊपर की मंजिल तो टोटली खाली है। वो मेरे अलावा कुछ फजूल नहीं सोचती हैं। आरपीन ने दिलचस्पी से उसका जीन पान सुंदर मुखड़ा देखा था। देखा किस कदर चालाक है ये। मकसूम भाभी की तारीफ भी की तो किस अंदाज में कि उन्हें गुमान ना हो अपनी इस कमजोरी का। और हमें जो फजूल बोल गए, तुमने गौर नहीं किया। याले तो बस लेटे लेटे घूरे ही जा रही थी। बस चलता तो कच्चा चबा जाती आरफीन को। कोई बात नहीं याले, तू जल्दी से खड़ी हो जा, फिर मिलकर इनकी खबर लेते हैं। ठीक बोल रही है। वो कहते हैं ना, मैंकी को भी जुकाम हो गया, वही हिसाब है उस वक्त इनका।
याले अपना हर हिसाब बेबाक करने वालों में से थी। ओ माय गॉड, अब बस भी करो, कितना लड़ोगी बेचारे आरफीन से। एक तो उसकी बेगम को हत्या आगे बैठी हो, मासूम शिकवा भी नहीं कर रहा। सिमरन जो मुसलसल उन लोगों की गुफ्तगू पर मुस्कुरा के लुत्फानंदोज हो बोल रही थी, बोल पड़ी। जी, दोनों ने भैया आवाज कहते सिमरन को देखा। बेचारा मासूम, सिमरन भाभी कुछ तो रहम करें। बस बस, अब लड़ाई झगड़ा खत्म, सिमरन भाभी ने मेरी साइड ले ली, किस्सा खत्म, किस्सा ही खत्म। आरफीन ने हाथ उठा के मामला खत्म करना चाहा। ये उसकी आदत थी, कोई भी जरा सी उसकी साइड ले ले वो वही स्टॉप होकर वहां से भाग जाता था या चुप हो जाता था कि उसकी जीत हो चुकी है। कोई कुछ भी बोलता रहे, ये सिर्फ जलकर कुड़कर रह जाती थी। कोई बात नहीं, अभी बहुत से मौके आएंगे, हम अपनी टीम में आपकी बेगम को भी शामिल कर लेंगे। याले ने इशारों में ही उसे धमकी दी, जिस पर वो हौले से हंस दिया। देखो जरा, मुझे कुछ बताना था और कुछ पूछना था, मगर इन याजूज माजूज के चक्रों में आकर सब भूल गया। वो हंसकर फिर से उन दोनों पर मिसरा कसते हुए सिमरन की तरफ घूमा था। देख लीजिए अपने मासूम बेचारे सिफ्त शौहर को। याले ने मकसूम को देखा। तुम छोड़ोगी तो वो देखेगी ना, वो भी कहाँ बाज आता। अल्लाह अल्लाह, सिमरन भाभी कैसे भिगो भिगो के मार रहे हैं अरफीन भाई। याले ने सिमरन से शिकायत लगाई। मजाक कर रहा है याले, कोई बात नहीं, छोड़ने वाली तो मैं भी नहीं हूँ। देखिएगा इस्लामाबाद चलिए, फिर बताऊंगी। हाँ देखो, अच्छा याद दिलाया, इस्लामाबाद से मैं इसी काम के सिलसिले में यहाँ आया था, मगर उन लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया मुझसे, और आप इतने ही तो मासूम हैं। हीरा तनक कर बोली। एनीवेज, ये लड़ाई बात के लिए उठा रखते हैं। बात यह है कि हम लोग पहले बाई एयर जा रहे थे, मगर अब कैंसिल कर दिया है, हम सब बाई रोड जाएंगे। सच? हीरा और याले तो खुशी से चीख ही पड़ी थी। जी हाँ, और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी सूरत को देखते हुए मैंने यही सोचा कि हम सब बाई रोड सफ़र करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे, इस सफ़र को यादगार बनाएंगे। आरफीन ने मुस्कुराकर याले को देखा था। ओ थैंक यू आरफीन भाई, यू आर सो नाइस ब्रदर। याले ने मोहब्बत से उसे देखा था। इस घर में वो जिससे सबसे ज़्यादा मजाक करती थी वो आरफीन ही था। ना कभी उसने उसकी किसी बात का बुरा मनाया, ना याले ने कभी उसकी बातों का बुरा माना। मोस्ट वेलकम माई लिटिल सिस्टर, ये सब तुम्हारे लिए है, तुम ठीक हो जाओ, फिर निकलते हैं। उससे आगे बढ़कर उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा था। मकसूम को इतना तो अंदाजा हो गया था इतने कम दिनों में यहाँ रहते कि घर का हर छोटा बड़ा फर्द याले को बहुत चाहता है। बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाता था। उस घर के हर फर्द की मोहब्बत की डोरी एक दूसरे से जुड़ी थी, मगर याले और जरमील को लेकर घर में कुछ तनाव सा ज़रूर था। ऐसा लगता था कि एक दूसरे से नजरें चुराते फिरते हैं। शायद ये उबाल वक्ती हो, मगर अरशद जहाँ खड़ा था वो भी हक पर था। हो सकता है अरशद अपनी बात मनवा ले। मकसूम को तो यही अंदाज़ा लग रहा था अब तक याले की बातों से कि वो अरशद का ही साथ देगी। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, और आपने जो खुशी की खबर दी है, इससे तो मैं और ज़्यादा खुद में तवानाई महसूस कर रही हूँ। बस आप ये प्लास्टर उतरवा दीजिए, मेरा जान को अजाब बन गया है मेरी। हाँ, बात हुई थी मेरी अरशद से, वो कह रहा था कि एक दो दिन में उतर जाएगा। अरे सिमरन भाभी, ये अरशद इतना अचानक क्यों चला गया, बताया भी नहीं। हाँ, वो कुछ फैक्ट्री की मशीनरी वगैरह के सिलसिले में गए हैं, मुझे भी उनके आने पर ही पता चला था। तो एक दो दिन में आ जाएगा, हमें ज्वाइन करेगा ना? आरफीन बोला। नहीं, मेरा ख्याल है मुश्किल है, क्योंकि एक दो हफ्ते से ज़्यादा दिन का बोल रहे थे। अच्छा चले, खैर मैं खुद फ़ोन पर बात कर लूँगा उससे। याले का जैसे ही प्लस्तर उतरता है हम दूसरे ही दिन निकलते हैं, फिर तुम सब अपनी अपनी तैयारी रेडी रखना। आरफीन भाई कितने दिनों के लिए जाएंगे? हीरा के अंदाज में भी याले की तरह जोशो खुशी का वलवला था। एक हफ्ते के लिए। वो उसके जोश को देखकर मुस्कुरा दी। उसे बहुत खुशी महसूस हुई थी जब उसकी ये दोनों छोटी बहनें खुश होती थी या वो मुस्कुराती थी, और याले को देखकर वो और खुश हुआ था कि आज इन 2 सालों में पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची खुशी देखी थी जो दिल से फूट रही थी। कौन कौन जा रहा है? सिमरन के दिल में एक डर और खौफ था। हालांकि अरशद यहाँ नहीं था, मगर फिर भी अंदर से वो सहमी चिड़िया की तरह थी। बस हम ही लोग हैं। मम्मा को तो आपको पता है, वो इन सब तफरीहात से दूर भागती है। बड़ी मुमानी जान को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, छोटी मुमानी जान इनके बगैर कहीं नहीं जा सकती। रहे फ़हीम मामू, वो एक दो दिन में वापस नैरोबी चले जाएंगे, और सलीम मामू बिजनेस को देखेंगे। बस हम यंग पार्टियां, जिसमें ना अरशद है ना जरमील। पूरी तफसील उन लोगों के को बता दी थी। क्यों जरमील क्यों नहीं जा रहा? बात की तस्दीक ज़रूरी थी। वो असल में फ़हीम मामू ने उसे फ़िश पोर्ट जाने को कहा है, और कुछ मज़दूरों का मामला है, इसलिए वो भी नहीं जाएगा। उसकी तस्दीक से जहाँ सिमरन ने सुख का सांस लिया, वहीं याले ने भी सच शुक्र अदा किया, जबकि हीरा खामोशी से सर झुका गई थी। यार बहुत देर हो गई है, तुम्हारी भाभी की आवाज़ सुने कोई उन्हें हाथ लगाए, कहीं बैठे बैठे सो तो नहीं गई? आरफीन ने शरीर नज़रों से याले के पास बैठी मकसूम को देखा था। अरे हाँ मकसूम भाभी, इतनी देर होगी, आप खामोश हैं, हमारी कोई बात बुरी लगी है आपको? याले ने मकसूम को देखा था, जो बहुत चुप चुप थी। नहीं तो मैं तो आप लोगों को सुन रही थी, वो झीप कर नहीं तो मैं तो आप लोगों को सुन रही थी, वो झिम कर रहेगी। मकसूम, आज तुम रहने दो, मैं हूँ याले के पास। सिमरन ने मुस्कुरा के कहा। आरफीन ने गौर से सिर्फ उसी को ही देख रहा था। बोलने से भी उसके गालों के डिम्पल बहुत गहरे हो जाते थे, जिनमें वो अक्सर खो सा जाता था। और क्या सिमरन भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और आप तो वैसे भी मुस्तकिल मेरे पास ही रुकी हैं। हालांकि कभी हीरा होती, कभी कोई और, मगर आज आप बिल्कुल नहीं रुकेंगी। मैं ठीक हो जाऊंगी तो आरफीन भाई मेरी पिटाई करेंगे।
याले ने छेड़ा था और सब की जिदो बहस का यही नतीजा निकला कि उसे आरफीन के साथ रवाना कर दिया जाए। बेचारे आरफीन भाई क्या सोचते होंगे कि उनकी नई नवेली दुल्हन मेरे पास सोने लगी है। याले ने अफसुर्दगी से सिमरन को देखा। बड़ी जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें? हीरा ने तप कर कहा। हाँ आ तो गया ना। उसने हीरा के तपते चेहरे को देखा था। उसकी अदा पर याले ने जबरदस्त कहकहा लगाया था और वहीं सिमरन भी हंसती थी। वो अपने दोस्त की मंगनी से जल्दी वापस आ गई थी। शुक्र अदा करी थी कि स्कूल से वापस आ गई, वरना जब भी बाहर निकलती कुछ ना कुछ जरूर होने लगा था। वो किसी आसेब की तरह उसके सामने आ जाता था, मगर आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। रेहान शेख आज मुस्तकिल तौर पर उसके साथ थे। शायद वो उनसे डर गया था। बेटा थोड़ी देर और बैठ जाती, इतनी जल्दी आ गई हो? मैं था ना आपके पास, रेहान शेख ने नरमी से कहा, मगर उसके डर को भी अच्छी तरह समझ गए थे। नहीं बाबा, बस इतना काफ़ी था। मैं थक भी तो गई थी, और फिर आप तो मुझसे ज़्यादा थके हुए होंगे। सुबह ऑफिस गए, शाम को वापस आकर फौरन मेरे साथ चले गए। तो क्या हुआ, अपनी बेटी के लिए जान भी हाजिर है। वो मुस्कुरा दिया। अच्छा एक काम करते हैं, अच्छी सी कॉफ़ी पीते, क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छा ख्याल है। वो तो वैसे भी इस कदर थकी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे मीलों मुसाफत तय करके आई हो। जहनी सुकून तो बिल्कुल ही जैसे ख़त्म ही हो गया था। दिल को अजीब सा धड़का लगा रहता था कि अब कुछ होने वाला है। तो ठीक है नूरी, जाओ और अच्छी सी 2 कप गर्मा गर्म कॉफ़ी ले आओ। वो पास खड़ी नूरी को हुक्म सादर किया था। जी बेहतर साहब जी। हुक्म मिलते ही तेजी से किचन की तरफ बढ़ी थी। अरे हाँ बाबा, याद आया, आरफीन भाई अपनी मिसेस के साथ आ रहे थे यहाँ। हाँ, राबिया भाभी से मेरी बात हुई थी। वो बता रही थी उनके भाई की बेटी याले सीढ़ियों से गिर गई है, तो सर पर गहरी चोट आई है और पैर में मोच आने की वजह से प्लास्टर भी चढ़ा है। उन्हें जैसे ही वो ठीक हो जाएंगी तो आएंगे सब लोग। ये वही कज़न है ना याले आरफीन भाई की, जिनकी शादी बिल्कुल अचानक उनके दूसरे कज़न जरमील से हुई थी। हाँ शायद आपको याद है। जी असल में हम लोग इत्तेफाक से वहीं पर थे, तो शादी भी अटेंड की थी, मगर वो तो सुबह ही याले को छोड़कर चले गए थे। बेटा ये तो मुझे मालूम नहीं। और फिर ये तो उनका अपना पर्सनल मैटर है ना। वो सिर्फ सर हिलाकर रह गई थी। इस दौरान नूरी भी काफ़ी बनाकर ले आई थी। अच्छा अब एक बात और बतानी है आपको। रेहान शेख ने गर्म काफ़ी का एक सिप लेकर कप टेबल पर रख दिया। जी कहिए। उसने भी एक गर्म सिप लिया। जैसे ही गर्म घूंट हलक में उतरा, जाने कितना सुकून महसूस हुआ हो। बाबा 1 मिनट। रेहान शेख कुछ बोलते कि वानिया ने उनकी बात रोक दी और नूरी को देखा। नूरी तुम यूं करो, जाओ जाकर सो जाओ। तुम भी मेरे से पहले ही सुबह सोकर उठती हो। नूरी तो वैसे ही हुक्म की गुलाम थी, तेजी से कमरे में चली गई। मुबादा कोई और काम ना कह दिया जाए। वो वैसे भी बहुत थक गई थी, सोना चाहती थी, मगर पहले आज सारे दिन की रिपोर्ट भी तो देनी थी किसी को। पहले उससे तसल्ली कर ली कि वानिया अभी बेडरूम में नहीं आ रही। फिर अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। वानिया, मैंने आपकी बात लंदन के एक मशहूर सर्जन से की है। आपकी सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर मैरी रोप को भिजवाई हैं। उन्होंने उसे अच्छी तरह स्टडी करने के बाद 1 हफ्ते के बाद मुझे फैक्स भेजा है। आपका छोटा सा ऑपरेशन होगा, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो आप मुझे बताएं दे कब तक की टिकट कंफर्म करवा दूं? नहीं बाबा, मैं ऐसे ही ठीक हुई, इतनी तकलीफें उठा चुकी हूँ कि अब डर लगता है खुदा ना खास्ता ये ऑपरेशन नाकाम हो गया तो जो मेरे दिल में मामूली सी उम्मीद रोशन है, वो उम्मीद कहीं बुझ ना जाए। इसलिए बाबा मैं अपनी पूरी ज़िंदगी से उम्मीद के साथ गुजार दूंगी। मगर वानी बेटा, चांस तो लेना पड़ेगा। जहाँ आपने इतनी तकलीफें उठाई है, वहाँ थोड़ी सी और सही। और फिर डॉक्टर्स ने 100% ऑपरेशन के कामयाब हो जाने की उम्मीद दिलाई है। वो उसे अच्छी तरह समझा रहे थे, मगर वो इनकारी थी। उन्होंने भी उम्मीद दिलाई है, वो सूख से नहीं कहा। वो इस्तेज़ा मुस्कुरा दी। नहीं बाबा, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इतनी पहाड़ जैसी ज़िंदगी, मुझे नहीं मालूम कब मेरी आंख बंद हो जाए। मैं आपको अपने पैरों पर खड़ा हुआ देखना चाहता हूँ, हालात से मुकाबला करने की ताकत करते हुए देखना चाहता हूँ। वो बहुत दूर तक का उसके लिए सोच रहे थे, जहाँ उसका गुमान भी न था। प्लीज़ बाबा, ऐसी खौफनाक बातें तो मत करें। मैं आपके बगैर कैसे जी सकूंगी? वो दहल कर रह गई। और वो जो अपने दिल में पर पत्थर रखे आपको इस हालत में देख कर जी रहा हूँ। वो अफसरदा होकर उसकी बैसाखी को देखने लगे, जो सोफे से लगी खड़ी थी। चले ठीक है, मगर मैं इस बारे में सोचूंगी। आपने इस तरह ब्लैकमेल किया तो मैं और कुछ आगे बोल ही नहीं सकती। उसने होले से मुस्कुराते हुए नीम रजामंदी दी थी, मगर सोचना जरूर अपने लिए ना सही, मेरे लिए ही सही। उन्हें थोड़ी ही सही मगर तसल्ली हो गई थी। फिर दोनों ने कुछ देर इधर उधर की बातें की। टाइम ज़्यादा होने लगा तो रेहान शेख को भी नींद आने लगी। वो खड़े हो गए। अच्छा बेटा, टाइम बहुत हो गया है, अगर आप चाहें तो मैं आपको छोड़ दूं आपके रूम में? नहीं बाबा, मैं चली जाऊंगी, आप भी अपने बेडरूम में आराम करें, मैं भी चलूंगी। वो बैसाखी पकड़े खड़ी हो गई। नूरी बेड के पास नीचे कारपेट पर अपना बिस्तर डाले लिहाफ के अंदर बेखबर सो रही थी। उसने एक नज़र उसे देखा और बैसाखी के सारे चलती वॉशरूम में आ गई। थोड़ी देर बाद आकर बैसाखी को साइड में रखकर अपना नरम मुलायम बिस्तर पर दराज होगी। आज बहुत सुकून का दिन गुजरा था। वो जितना अपने रब का शुक्र अदा करती कम थी कि आज अफरीदी से सामने नहीं हुआ था।
जाने ये आसिफ और इसका कहाँ तक और कब तक पीछा करेगा, कब तक उसकी जान छूटेगी। वो जो पल पल डर खौफ के जेर असर ज़िंदगी गुजारने लगी थी, कब सुकून का लम्हा नसीब होगा। वो थक गई थी ऐसी ज़िंदगी से, जहनी सुकून तबाह बर्बाद करके रख दिया था। कोई भी काम करती मगर उसके लाशऊर से अफरीदी की याद ही नहीं जाती थी। वो एक बुरी याद की तरह उसके शऊर में जिंदा था, एक भयानक ख्वाब की तरह उसकी आंखों की पुतलियों पर ठहरा था। अभी भी वो इसी आसिफ को सोचते सोचते जाने कब नींद की आगोश में चली गई। अभी थोड़ी देर हुई थी उसकी आंख लगी कि उसके सरहाने मोबाइल जोर जोर से चीखने लगा। उसकी कच्ची नींद थी हड़बड़ाकर रह गई, दिल की धड़कन बुरी तरह शोर करने लगी थी। उसने हाथ दिल पर हाथ रखा, चंद लम्हे अपनी बेकाबू धड़कनों को थामा, फिर गर्दन मोड़ कर देखा नूरी को जो बेखबर सो रही थी। अपना मोबाइल उठाया, जिस डर से वो भाग रही थी वो तो सामने ही खड़ा था। उसने मुश्किल हलक में थूक निकला और मोबाइल ओके करके कान से लगा लिया। लाइन भी वो कब तक कट करती, वो लाइन काटती, वो फिर करता, वो फिर स्विच ही ऑफ कर देती। तो अब प्रीति का कुछ भरोसा नहीं कि वो घर ही आ जाता, इसलिए ना चाहते हुए भी ओके करना पड़ा। हेलो, तुम्हारी आवाज़ की लड़खड़ाहट बता रही है कि तुम मुझे पहचान गई हो। फ़ोन इस वक्त किसका हो सकता है? आह वानिया, बहुत सुकून मिलता है मुझे तुम्हें तकलीफ में देखकर, मगर आज का दिन तुमने बहुत सुकून से गुजारा होगा, बहुत खुशी खुशी मंगनी अटेंड की अपने बाप के साथ। वो तो बहुत खुशफहमी का शिकार हो गए होंगे। आज वो तुम्हारे गार्ड बने फिरे थे तो उनकी वजह से मैं तुम्हारे सामने नहीं आया। खैर, बहुत जल्द उनकी खुशफहमी दूर कर दूंगा। तंजिया हंसी उसके कानों में गूंजी। तुम क्यों परेशान कर रहे हो? खुदा के लिए छोड़ दो ना मेरा पीछा। रोहासी आवाज़ ने आज ही से इल्तिजा की थी। छोड़ दूँ? इतनी आसानी से मेरा मकसद पूरा हुए बगैर तुम्हें छोड़ दूँ? तुम्हारे बाप ने जो दुख दिया है उसके बदले में तो मैंने तुम्हें अभी कुछ भी नहीं लौटाया। खैर, ये तो बात की बात है, इस पर बहस चलती रहेगी। मैंने तो ये सोचकर फ़ोन किया है कि आज मैं तुमसे मिला नहीं, तुम्हें देखा नहीं, तुम्हारे चेहरे पर डर और खौफ के साए मंडलाते हैं मुझे देखकर, तो मुझे उनसे बहुत सुकून मिलता है। मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है, नींद नहीं आ रही। पूरे कमरे के कितने ही चक्कर काट चुका हूँ। फिर दिल से आवाज़ आई, वानिया को नहीं देखा, उसकी आंखें जो आज खुश्क होंगी उनमें समंदर नहीं देखा, तुम्हारे चेहरे की उड़ी रंगत नहीं देखी, और जब तक तुम्हें तकलीफ में ना देख लूँ फिर मैं कैसे सुकून से सोच सकता हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया है मिसेस वानिया अफरीदी, मैं अभी और इसी वक्त तुमसे मिलने तुम्हारे घर, तुम्हारे बेडरूम में आ रहा हूँ, तुम्हारे बाप के सामने। आज तुम्हारे बाप का भी तो घमंड टूटे ज़रा। नहायत पुरजोश होकर उसने ऊंचा कहका लगाया, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते बाबा। वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी थी। मोबाइल भी हाथ से गिर गया था। वो लेटे से बैठी थी और तेज आवाज में नूरी को बुलाने लगी थी। वो जो गहरी नींद में सो रही थी, वानिया की दिलसोज चीख से बुरी तरह डर के रह गई थी और खुद पर से लिहाफ हटाए वो उठी थी तेजी से और वानिया के पास आई थी। क्या हुआ? क्या हुआ वानिया बीबी, क्यों रो रही हैं? कोई बुरा ख्वाब देख लिया है आपने? वो खुद बुरी तरह से उसकी बेतरतीब हालत से घबरा गई थी। तुम जाओ जल्दी से बाबा को बुला के लाओ, जाओ, देर मत करो, जल्दी बुला के लाओ। वो हिज़यानी हो गई थी। नूरी को खुद से बुरी तरह धक्का दिया था कि वो लड़खड़ा के पीछे वापस अपने बिस्तर के नीचे गिरी थी। जाओ, वानिया ने उसको घूर कर बहुत जोर से चीखी थी। वो तो डर के रह गई थी। अब जी अभी जाती हूँ। वो तेजी से भागी और कुछ ही सेकंडों में रेहान शेख घबराए हुए भागे चले आए थे। क्या बात है वानी बेटा, क्या हुआ? क्यों इस तरह रो रही है? उसकी ऐसी बिखरी हालत, उस तरह हजारों की तार बिलक बिलक कर रोना रेहान शेख को सही मानों में चकरा कर रख दिया था। बाबा वो आ रहा है, उसका फ़ोन आया, वो आ जाएगा। अगर उसने कहा तो वो ज़रूर आएगा। बाबा आप मेरे पास रहे, वो बहुत जंगली जानवर है, मुझे उससे बचा ले। नूरी जाओ, जल्दी जाओ और घर के सारे दरवाजे खिड़कियां लॉक करके आओ। जाओ, जल्दी जाओ। वो बुरी तरह रोने के साथ साथ चीख भी रही थी। ऐसी हालत थी उसके सारे होश हवास काम नहीं कर रहे थे, अक्लो खिरत से बेगाना, बस अपने ही बोली जा रही थी। रिलैक्स बेटा रिलैक्स। कौन आ रहा है? किसकी बात कर रही हो? उन्होंने उसको अपने सीने से लगाया और उसका सर सहलाने लगे थे। वो बहुत डरी हुई लग रही थी, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था, आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। बाबा वो आफरीदी आ रहा है, उसका फ़ोन आया था, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो उसकी शर्ट पकड़े उनके सीने में मुँह छुपाए बेइंतहा रो रही थी। आफरीदी, ये नाम सुनकर रेहान शेख का खून खौल उठा था, आंखों में गुस्से के शरारे दौड़ने लगे थे। बस दिलो दिमाग यही गवाही दे रहे थे कि उस वक्त उस लम्हे वो उनके सामने हो तो उसका रेशा रेशा अलग कर दे, उसके इतने टुकड़े करें कि खुद का गिनना भी मुश्किल हो जाए। वो मुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाया और उसका चेहरा ऊपर करने की कोशिश की। मेरी बात सुनो। मगर वो तो जैसे संभल ही नहीं रही थी, मजीद बिखरती चली जा रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। नूरी को एक नज़र देखा जो बेबसी से उन दोनों को देख रही थी। शऊर में माजी के अवराक पलट पलट के देखे तो कोई ऐसी गलती नजर नहीं आई जो जिंदगी की राह में कभी उनसे सरजद हुई हो। तो फिर उनकी बेटी को किस गलती की सजा मिल रही थी? वानिया बिलाखिर दिल पर जबल करके उन्होंने उसको दोनों शानों से पकड़कर बुरी तरह डांटा कि उसकी आवाज़ यकदम हलक में ही रह गई। वो डबडबाई आंखों से रेहान शेख को देखने लगी थी। मेरी बात गौर से सुनो, वो नहीं आएगा यहाँ, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है मेरा सामना करने की। आप समझने की कोशिश करें, वो सिर्फ आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है और कुछ नहीं। वो प्यार से शफकत से उसे समझा रहे थे। आप सच बोल रहे हैं ना, वो नहीं आएगा?
यकीनी बेयकीन की कैफियत में थी। नहीं आएगा, मैं हूँ यहाँ, आप बस सो जाइए सुकून से। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा और लिटा दिया। नूरी को सामने रखी चेयर लाने को कहा। वो वहीं बेड के पास चेयर रखे विराजमान हो गए। पूरी रात यूं ही जागते हुए गुजार दी। वानिया अगर बेखबर सो भी रही थी तो भी अंदर का डर और खौफ उसके चेहरे पर वाज़ेह था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ख्वाब में भी हिचकियों से रो रही है। रेहान शेख उसी वक्त इतने बेबस और लाचार भी हो सकते हैं, कभी सोचा नहीं था होगा। उन्होंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर उनकी बेटी किस गलती का खमियाजा भुगत रही थी? वो तो पहले ही जिस्मानी तकलीफ़ों का शिकार थी, फिर ये ज़हनी तकलीफ़ का उसका मुकद्दर क्यों बन रही थी? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पुलिस हर तरह से कोशिश कर रही थी, मगर कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। रेहान शेख ने अपना सारा असर और रसूख इस्तेमाल कर लिया था, मगर नाकामी के अलावा कुछ हाथ नहीं आ रहा था। सुबह के 6 बज गए थे। मस्जिदों से मौज़िन ने अज़ान की सदा देना शुरू कर दी थी। उन्हें याद नहीं कि उन्होंने आखिरी बार मस्जिद की कब शक्ल देखी होगी। बस कारोबार दुनिया में इस कदर मगन रहे, दो और दो चार करने के चक्कर में सिर्फ कमाने की तकदो में लगे रहे। इतना कमाया कि अपनी बेटी वानिया के नाम से जो फैक्ट्री खोली वो एक झटके में आग का ढेर हो गई। बिजनेस में उनके बहुत से हरीफ थे, मगर ये आफरीदी कौन है? ये नाम उनके दोस्त दुश्मन की लिस्ट में नहीं था। ऐसा क्या नुकसान हो गया था उनसे कि उसने बिजनेस को ही नहीं, उनकी बेटी, उनके लगते जिगर, उनकी जान, सबसे कीमती शान की कुल कायनात, उनकी बेटी को नुकसान पहुंचाया था? मगर रेहान शेख ने भी कसम खा ली थी जब तक वो उसको फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचा देंगे या फिर खुद ही कोई ऐसी इबरतनाक सजा ना दे लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने नहायत दुख से वानिया को देखा, जिसके चेहरे पर अब भी जगह जगह आंसू के जा बजा निशान बाकी थे। वो खड़े हुए और उसके सर पर दस्ते शफकत रखा था। वानी जान, आप फिक्र मत करें, आपके एक एक आंसू का बदला मैं उस आफरीदी रजील इंसान से लूंगा। मैं उसे किसी कीमत पर नहीं बख्शूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। वो दिल में पक्का अज़म करते हुए उठे और इसकी तसल्ली हो गई कि वानिया सुकून की नींद में है, वरना वो पूरी रात वक्फे वक्फे से डर कर उठती और ज़ोर से बाबा बात चिल्लाने लगती। बड़ी मुश्किल से संभालते वो उसे, मगर सुबह जाकर वो बेखबरी की नींद सोई थी। वो तो कमरे से बाहर निकले, मगर नूरी को ऑर्डर करना ना भूले थे कि उसके पास ही रहना और बेहद ख्याल रखना। इसी स्नाम में उनका मोबाइल फ़ोन बज उठा। उन्होंने मोबाइल देखा, स्क्रीन पर कोई अनजान नंबर चमक रहा था, जो कि यहाँ का नहीं था, किसी दूसरे मुल्क का था, पाकिस्तान से बाहर मुल्क का। उन्होंने ओके का बटन प्रेस करके मोबाइल कान से लगा लिया। किस कदर जानदार और फतामंदाना हंसी थी। कितने ही पल वो जोर जोर से हंसता रहा था, जैसे अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। रेहान शेख के कान सुन होकर रह गए थे। सच रेहान शेख, इस वक्त तुम्हारी शक्ल देखने वाली होगी, पर सद अफसोस मैं तुम्हारी ऐसी शक्ल देखने से महरूम रहा। पूरी रात परेशान रहे होगे अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर। बेचारी पागल होने लगी है। सीरियसली मेरे दिल पर बहुत सुकून की बारिश हो रही है। अंदर एक ठंडक सी महसूस कर रहा हूँ। उसकी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। साफ लग रहा था उसने ये सब जानबूझ कर किया है। तू सिर्फ एक बार मेरे सामने आ जा, फिर बताता हूँ परेशान होना किसे कहते हैं। वो हालत करूंगा कि खुद अपनी शक्ल भी भूल जाएगा। बुजलों की तरह पीछे से वार क्यों कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आ। वो इतनी जोर से चीखे थे कि उनके दिमाग और गले की रगें उभर कर फड़फड़ा के रह गई थी। उनका गुस्सा आखिरी हदों को पहुंचा हुआ था, और यही तो अफरीदी चाहता था। जरूर आता सामने, तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करता, बशर्ते कि इस शहर में होता। रेहान शेख, तिनका तिनका करके मारूंगा तुम्हें भी और तुम्हारी अपाहज बेटी को भी। खबरदार, जो अपनी नापाक जबान से मेरी मासूम बेटी का नाम भी लिया तो उन्हें उसका अपाहज कहना सख्त बुरा लगा था। अच्छा, तो तुम अभी तक किसी गुमान में हो? रेहान शेख, तुम्हारी बेटी का नाम तो क्या, उसके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है, तो क्या बिगाड़ लिया तुमने? कुछ नहीं, और आगे भी तुम कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकते, क्योंकि मैंने तुम्हारी अपाहज बेटी से निकाह किया है। ये तो वक्त ही बताएगा। और रही तुम्हारा नाम, तो ये फजूल बात है। मेरी बेटी के नाम के साथ फिलहाल मेरा ही नाम जुड़ा है। मैं इस ज़बरदस्ती के निकाह को कोई अहमियत नहीं देता, ना ही मेरी बेटी देगी। कुछ दिन और है रेहान शेख तुम्हारे पास इस खुशफहमी से निकलने के लिए। फिर तो जो मैं करूँगा वो तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी बेटी को भी कबूल करना पड़ेगा। ऐसा घाव दूंगा कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें याद रखेंगी। धमकी दे रहे हो? धमकी? वो कितनी ही देर तक तंजिया हंसी हंसता रहा था। धमकी तो रेहान शेख तुम जैसा बुज़दिल इंसान ही दे सकता है। हम तो अमल के कायल हैं। तुम्हारा अमल मैं रात में देख चुका हूँ। बुज़दिल इंसान अगर इतना ही जिगर था तो अपने कहे पर अमल करते। यूं मुँह छुपाकर कहाँ भाग गए थे? वो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जहनी टेंशन देने की मामूली सी डोज दी थी, जिसपे मैं 100% कामयाब भी रहा हूँ। पूरी रात उसने डर डर के रो के गुजारी होगी, और तुमने उसका डर खौफ खत्म करने में, उसको बहलाने में, चुप करवाने में सच्ची मज़ा आ गया। और तुम फिक्र मत करो, मैं आऊँगा सामने, ज़रूर आऊँगा। बस कुछ दिन और अपना एक अहम काम कर लूँ। बोल देना अपनी बेटी से भी कि अभी मैं उससे कोई राब्ता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मुल्क से बाहर हूँ। ओके रेहान शेख, अब बहुत जल्द रूबरू मुलाकात होगी। फिर उसने कोई और बात सुने बगैर, कहे बगैर लाइन ही ड्रॉप कर दी, बल्कि मोबाइल का स्विच ही ऑफ कर दिया। उन्होंने कॉल बैक की, मगर नॉट रिस्पॉन्डिंग का मैसेज दिया जा रहा था। उन्होंने गुस्से से
अपना मोबाइल इतनी ज़ोर से दीवार पर मारा कि हर चीज़ अलग अलग होकर इधर उधर बिखर गई। इसके साथ ही यहाँ हम तीसरे पार्ट का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कल इसका फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। इसके मज़ीद अभी कुछ और, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग नावल है, तो इसके मज़ीद मेरा ख्याल है कोई 10 से 11 पार्ट होंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितना ज़्यादा पढ़ सकूँ आपको पढ़कर सुनाऊँ, लेकिन उसके लिए आपको करना ये है कि चैनल के साथ ट्यून रहना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको इस लॉन्ग नावल में, आज इसका आपने तीसरा हिस्सा सुना है, किसका करेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा कपल ज़्यादा अच्छा है। मैं आपका इंतज़ार करूँगी कमेंट सेक्शन में, मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह कल इसके चौथे पार्ट के साथ हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।